ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है नीट में क्वेश्चन आने की ना, वो इसी कॉन्फ़िगरेशन से होती है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो अभी हम जब इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये भी क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। और अगर आप इसी को कोचिंग में पढ़ोगे ना, तो वो आपको इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से बिल्कुल आपका दिमाग खराब कर देंगे ना कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। पर मैं उसको पूरा आपको बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल इजी वे में, सिंपलेस्ट तरीका आपके लिए निकाला हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, अब देख, जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये अपन कहाँ पे निकालने वाले हैं, जो अपना कायरल कार्बन होगा उसमें पता करना है। जो अपना कायरल कार्बन है उसमें बताना है कि ये सर आर कायरल कार्बन है या फिर एस है। मतलब जो कायरल कार्बन होगा ना, कायरल कार्बन होना जरूरी है, उसी के बारे में हम बताएंगे कि ये आर है या एस है। ठीक है, समझ में आ गई पहली बात। ठीक है, अब देख, अगर क्लॉकवाइज होगा तो आर बोल दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस बोल दूंगा। अगर क्लॉकवाइज होगा तो आर बोल दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस बोल दूंगा। ठीक है, ये अपने को पता है। तो इसमें अपने को दो रूल ध्यान रखने हैं, एक अपना है रूल स्टार और एक अपना है रूल हैश। ठीक है, रूल स्टार और रूल हैश, ये अपना क्या है, स्टार बना हुआ है, ये अपना क्या बना हुआ है, हैश बना हुआ है। ठीक है, तो देख, पहले रूल स्टार पढ़ रहे हैं अपन, स्टार रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देख, इसमें अपने को नंबरिंग रखनी पड़ती है, 1 2 3 4। तो जो चौथा नंबर होता है ना, चौथा नंबर अपने को उसको देना है ना जो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर होगा। जो चौथा नंबर है हमको उसको देना है जो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है, जो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो पहली बात मेरी क्लियर हो गई कि चौथा नंबर अपने को उसको देना है जो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है। तो यहां से ये बात भी पता लगती है कि पहला नंबर किसको देना होगा, जो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, पर अपने को खेलना किससे है, चौथे नंबर से खेलना है। जो चौथा नंबर है उसी को देखना है अपने को। चौथा नंबर अपन किसको देने वाले हैं, जो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ठीक है, अब देख, चौथा जो नंबर है ना, वो मेरा वर्टिकल लाइन में आ गया। वर्टिकल लाइन मतलब ये खड़ी वाली लाइन। ठीक है, तो जो चौथा नंबर है अगर वो वर्टिकल लाइन में आ गया, मतलब ये वर्टिकल लाइन है, या फिर वो यहां पर आ गया या फिर वो यहां पर आ गया। ठीक है, तो चौथा नंबर मेरा अगर वर्टिकल लाइन पे आ गया ना, तो मुझे खेलना कैसे है, 1 2 3। अच्छी बात है ना, 1 2 3 सही बात है। पर चौथा नंबर अगर मेरा हॉरिजेंटल लाइन में आ गया, ये हॉरिजेंटल लाइन है, चाहे वो यहां पर आ गया या फिर यहां पर आ गया, तो मुझे खेलना कैसे है, 3 2 1। ठीक है, अगर वो वर्टिकल लाइन में आ गया, मतलब वर्टिकल लाइन में आ गया मतलब अच्छी बात। ठीक है, वर्टिकल लाइन में आ गया मतलब अच्छी बात, और हॉरिजेंटल लाइन में आ गया मतलब गंदी बात। अच्छी बात होगी तो 1 2 3 ऐसे ही तो पढ़ते हैं अपन, पर अगर गंदी बात हो गई तो 3 2 1 उल्टा चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो अपने को बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इतना ध्यान रखना है, वर्टिकल लाइन मतलब अच्छी लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब अच्छी बात, वर्टिकल लाइन मतलब अच्छी बात। ठीक है, तो रूल स्टार अपने को समझ में आ गया। सर रूल स्टार बोलता है कि चौथा नंबर अपने को उसको देना है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा हो। ठीक है सर, और चौथा नंबर अपना वर्टिकल लाइन में आ गया मतलब अच्छी बात, तो 1 2 3 चलूंगा। ठीक है, और अगर हॉरिजेंटल लाइन में आ गया मतलब गंदी बात, तो मैं 3 2 1 चलूंगा। मतलब कुल मिला के मुझे चौथे नंबर से ही खेलना है, चौथे नंबर से ही मुझे खेलना है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब देख, जैसे ये अपना, ठीक है, तो चौथा नंबर सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है इसमें, हाइड्रोजन का है। देख, सबसे ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का होगा सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का दूसरे नंबर पे, नहीं 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 सॉरी, आयोडीन का होगा सबसे ज्यादा, तो आयोडीन को 1 दे दिया। उससे थोड़ा कम किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। उससे थोड़ा कम किसका होगा, क्लोरीन का होगा। ठीक है, और सबसे सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन को चौथा नंबर दे दिया मैंने, तो ये मैंने खेल दिया। ये करना आपको आता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको 1 नंबर दे देना, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसको 4 नंबर दे देना। मतलब समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर लोगे। अब देख, जो चौथा नंबर आया ना मेरा, वो मेरा हॉरिजेंटल लाइन में आया। हॉरिजेंटल लाइन अच्छी लाइन होती है, गंदी लाइन होती है सर, ये गंदी लाइन होती है। क्या होती है सर, ये गंदी लाइन होती है। गंदी लाइन है सर ये। तो कैसे चलना पड़ेगा सर, 3 से 2 और 2 से 1 चलना पड़ेगा। सर 3 का है अपना, ये अपना 3, तो ये ऐसे चलना पड़ेगा। देखो, 3 से 2, 2 से 1। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, एस बोल दूंगा। कितना सिंपल है यार। ठीक है, कितना सिंपल है। और ये जो दूसरा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें अपन वेज डैश देख रहे हैं, तो वेज डैश के लिए अपना कौन सा नियम लगता है, अपना रूल नंबर हैश लगता है, रूल नंबर हैश। अभी मैं आपको रूल स्टार पढ़ाया हूँ, तो रूल स्टार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें अपना रूल हैश लगेगा, रूल हैश लगेगा इसमें अपना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, ये भी अपना सिंपल क्वेश्चन है, फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, मतलब इसमें रूल स्टार लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन का है, तो 4 नंबर इसको दे दिया। सबसे बड़ा किसका है,
इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। पहला नंबर मैंने किसको दिया? जो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है। चौथा नंबर मैंने किसको दिया? जो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है। चौथा नंबर जो मेरा है ना, वो हॉरिजेंटल लाइन में आ गया। हॉरिजेंटल लाइन मतलब अच्छी लाइन या गंदी लाइन? सर गंदी लाइन। गंदी लाइन मतलब कैसे चलना है सर? 3 से 2, 2 से 1 चलना है। सर 3 का है अपना? सर 3 का है अपना? ये है 3, 3 से 2, 3 से 2 चला, फिर 2 से 1 जा रहा हूं ऊपर। ठीक है, तो ये अपना क्या बन चुका है? क्लॉकवाइज बन चुका है। क्लॉकवाइज को अपन क्या बोलते हैं सर? आर बोलते हैं। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है सर, अब देख चौथा नंबर किसको मिलेगा? ऑब्वियसली इसी को मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब देख यहाँ पर देख, अभी तक तो क्या लग रखे थे? सिर्फ एक एक एलिमेंट लग रखे थे, एक एक एलिमेंट लग रखे थे। ठीक है, पर अब देख, अब एलिमेंट यहाँ पर क्या लगे कि ज्यादा लग गए। यहाँ पर देख कार्बन भी लगा हुआ है और 3 हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देख ऐसा लिखा होगा ना, ये तो कार्बन और 3 हाइड्रोजन इसमें ऐसे लगे होंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ का पहला बंदा कौन आएगा? पहला बंदा जो डायरेक्ट लगा होता है वही आता है। डायरेक्ट कौन लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। फिर उसके बाद कोई भी हाइड्रोजन आ सकता है, फिर उसके बाद कोई भी हाइड्रोजन आ सकता है कंपटीशन करने के लिए। अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। CH3 पहले, इसमें सबसे पहले कौन आएगा? कार्बन ही आएगा। फिर उसके बाद ये देखेगा कि किसको भेजूं, तो इसके बाद सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को भेजेगा। तो ये किसको भेजेगा? हाइड्रोजन को भेजेगा या ऑक्सीजन को भेजेगा? ऑक्सीजन को भेजेगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें जो डायरेक्टली लगा हुआ है वो तो सबसे पहले आएगा ही सही। ठीक है, तो देख, इसमें डायरेक्टली कौन लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है, इसमें भी कार्बन लगा हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन का कंपटीशन चल रहा है। तो ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है सर? ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन को मैंने 1 नंबर दे दिया। अब इन दोनों की कंपटीशन चल रही है, कार्बन और कार्बन का कंपटीशन चल रहा है। तो कार्बन ने अपना कार्बन पहले भेजा, इसने भी अपना कार्बन भेजा, बराबर की लड़ाई चल रही है। फिर इसने अपना ऑक्सीजन भेजा, फिर इसने अपना हाइड्रोजन भेजा, तो ऑक्सीजन जीत जाएगा। तो मतलब अब 2 नंबर यहाँ पर आएगा और 3 नंबर इसको मिलेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ज्यादा एटॉमिक नंबर तो ज्यादा नंबर मिलेगा। मतलब अगर एक नंबर किसको मिलेगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने नंबरिंग कर दी, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो अब देख चौथा नंबर, जो चौथा नंबर आया वो मेरा वर्टिकल लाइन में आ गया। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसी सीधी खड़ी लाइन। मतलब मेरे को अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी बात है सर। अच्छी बात है, मतलब कहाँ से कहाँ चलना पड़ेगा? 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3। तो देख 1 से 2 और 2 से मैं 3 चला, तो मेरा क्या आ गया सर? क्लॉकवाइज आ गया। क्लॉकवाइज मतलब आर, क्लॉकवाइज मतलब आर। अब इसकी बात करें अपन, तो 4 नंबर इसको मिलेगा, 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गया? ठीक है, जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसके पास होगा ना, उसका अपने को क्या देना है? पहला नंबर देना है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन का है। तो आयोडीन को मैंने क्या दे दिया? पहला नंबर दे दिया। ये तो अपने को आता ही होगा, पीरियोडिक टेबल अपने को पता ही होगी। ये तो सबको छोटी छोटी बातें पता ही होती हैं, 8th 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है, तो ये अपने को आता है। तो जो अपना चौथा नंबर आया ना, जो अपना चौथा नंबर आया वो सर वर्टिकल लाइन में आ गया। वर्टिकल लाइन अच्छी लाइन है गंदी लाइन? सर ये अच्छी लाइन होती है। अच्छी लाइन मतलब कहीं ना कहीं 1 से 2 चलना पड़ेगा और 2 से 3 चलना पड़ेगा। सर 1 से मैंने 2 चला और 2 से मैंने 3 चला, तो आंसर क्या आ गया मेरा? ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये अपना आ गया एस, ये अपना आ गया एस। ठीक है, ऐसे मत चल जाना, ऐसे मत चल जाना कि 1 से 2, सर ये तो 2 दिख गया, 1 से 2 चल गया, फिर मैं 3 की तरफ आ रहा हूँ। ऐसे मत करना, 1 से 2 ये है। ठीक है, बीच में 3 नहीं आना चाहिए, बीच में 3 नहीं आना चाहिए। अगर मैं ऊपर से चलता तो बीच में 3 आ जाता, वो तो 1 से 3 हो जाता फिर। ठीक है, तो 1 से मुझे पहले 2 जाना है और फिर 2 से 3 जाना है। ठीक है, 4 वाले को अपन देखते ही नहीं है, 4 वाले को अपन देखते ही नहीं है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज आ गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा आ जाएगा। क्या जाएगा? ऐसा आ जाएगा। समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? इसका है। फिर देख इसमें कार्बन और कार्बन का कंपटीशन हो गया, तो ये दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन भेजेगा, ये दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन भेजेगा, ऑक्सीजन जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलना ही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और चौथा नंबर वर्टिकल लाइन में आ गया। वर्टिकल लाइन मतलब अच्छी लाइन? यस सर, अच्छी लाइन मतलब 1 से 2 चलूंगा, 2 से 3 चलूंगा। सर 1 से 2 चला और 2 से 3 चला, ये अपना ऐसा आ गया। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए एस लिख दिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए एस लिख दिया। ठीक है, अगला देख अपना, पहला नंबर इसी को मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है पहला। दूसरे नंबर में कार्बन और कार्बन की लड़ाई हो गई, बिल्कुल बराबर का लड़ाई चल रहा है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है।
यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ध्यान करना एक बात, जब मैंने आपको ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी, कहाँ पर ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में, वहां पर मैंने आपको पूरा खेल समझाया था। जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से जीत जाता है। तो यहाँ पर कौन जीत जाएगा सर? ये जीत जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता ना तो वो डबल बॉन्ड को भी हरा देता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो डबल बॉन्ड को भी हरा देता। ठीक है सर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला जीत जाएगा। तो 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा, 4 नंबर अपना इसको मिलने वाला है। ठीक है, तो 4 नंबर कौन सी लाइन में है सर? हॉरिजेंटल लाइन में। मतलब सर अच्छी लाइन है, गंदी लाइन है? गंदी लाइन है सर। गंदी लाइन है तो 3 से 2 और 2 से 1 चलूंगा सर। सर 3 का है ये, 3 से 2 गया और 2 से मैं 1 गया। ठीक है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या आ गया सर? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा सर? एस लिखूंगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस लिखूंगा। ठीक है, अब ये वेज डैश वाला है तो इसमें दूसरा वाला वो लगेगा, रूल नंबर हैश लगेगा इसमें। ये भी वेज डैश है, इसमें भी रूल नंबर हैश लगेगा। अगला क्वेश्चन देख, जे नंबर। ठीक है, अब देख ये अपना कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इसमें चेक करते हैं अपन। एक बात ध्यान से देखना, हम जिस भी कार्बन में चेक कर रहे हैं ना वो कायरल कार्बन है। ये इसमें चेक कर रहे हैं अपन कि ये आर है या एस है। इसमें अपन चेक कर रहे हैं कि ये आर है या एस है, मतलब अपन कायरल कार्बन में ही चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, तो इसमें अपने को 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या करना होता है ना, इसको मैं 2 टुकड़े में बांट देता हूँ। देख ऊपर वाला मैंने ऐसे बना दिया और नीचे वाला भी मैंने ऐसे बना दिया। तो देख ऊपर CH3 है, ऊपर CH3 लिख दिया, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन लिख दिया, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन लिख दिया। अब नीचे क्या लिखूं मैं? नीचे क्या लिखूं? दिक्कत ये है। तो देख पहला जो नीचे लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है ना, तो कार्बन तो लिखना ही पड़ेगा, कार्बन तो लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद कार्बन से क्या क्या लगे हुए हैं? क्लोरीन भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और इधर कार्बन भी लगा हुआ है। तो इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का है। तो यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन लिख देना, तू यहाँ पर तो सिर्फ क्लोरीन लिख देना बस। जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसी को लिख देना कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये तेरा ऊपर वाला बन गया। नीचे वाला तो कैसे बनाएगा? क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन लिख दिया तूने, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिख दिया तूने, CH3 लिखा हुआ है, CH3 तूने लिख दिया। अब ऊपर वाले की बात चल रही है, ऊपर पहले तो कार्बन लिखना ही पड़ेगा तुझे, कार्बन, और उसके बाद CH3 लिखूं, H लिखूं या कार्बन क्लोरीन लिखूं? तो क्लोरीन लिखना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा ना उसको तूने लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तूने एक बार ऐसा कर दिया तो तूने ये अपना क्वेश्चन जो है ना उसको पुराना तरीके से ही बना दिया। ठीक है, अब देख, अब 1 नंबर 4 नंबर तो इसी को मिलेगा, सबसे छोटा कम एटॉमिक नंबर इसी का है। 1 नंबर किसको मिलेगा? क्लोरीन को मिलेगा। 2 नंबर किसको मिलेगा? यहाँ पर कार्बन और कार्बन की लड़ाई हो गई, और ये कार्बन के बाद हाइड्रोजन भेजेगा, ये कार्बन के बाद क्लोरीन भेजेगा, तो क्लोरीन जीत जाएगा ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो 1 के बाद ये अपना 2 आ गया, फिर ये अपना 3 आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देख जो अपना 4 नंबर है वो अपना हॉरिजेंटल लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन अपनी गंदी लाइन होती है, तो 3 से 2, 2 से 1 चलना पड़ेगा। तो 3 से 2 और 2 से 1, तो ये अपना ऐसा आ गया। क्या आ गया? ये अपना ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, तो 4 नंबर ये, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 3 से 2 और 2 से 1 चलना पड़ेगा क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन में अपना 4, तो ये अपना ऐसा आएगा, 3 से 2 और 2 से 1, तो ये अपना आर आ गया क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो इस नंबर को अपन बोलते हैं 2, इस नंबर को बोलते हैं अपन 3, इस नंबर को बोलते हैं 2 और इस नंबर को बोलते हैं 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पे अपना एस आ गया और 3 पे अपना क्या आ गया? आर आ गया। 3 पे अपना आर आ गया क्योंकि ये अपना प्रिंसिपल कार्बन चेन है ना। कार्बन चेन मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो ये 2 वाला कार्बन है ना मेरे भाई, और ये 3 वाला कार्बन है, तो इसलिए अपने को 2 और 3 अपने को रखना पड़ता है इसमें। तो मतलब 2 वाला कार्बन क्या अपना एस है और 3 वाला कार्बन क्या अपना आर है। तो इसका आंसर आता है 2s3r। कितना सिंपल है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर समझ में नहीं आया तो इस वाले के क्वेश्चन को देख, इसको क्वेश्चन को देख, इसको, अबे यार इसको मेरे को कैसे करना पड़ेगा? यूं करना पड़ेगा। देख यूं कर दिया मैंने, और एक और मैंने बना दिया, यूं बना दिया मैंने। OH लिखा हुआ है, OH लिख दिया, H लिखा हुआ है, H लिख दिया, ऊपर CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिख दिया। अब देख नीचे क्या लिखना है? कार्बन तो पहले लिखना ही है क्योंकि पहले कार्बन ही आएगा, फिर उसके पास में हाइड्रोजन भेजूं, कार्बन भेजूं या ऑक्सीजन भेजूं? सर ऑक्सीजन भेजना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब नीचे वाले को देख, नीचे CH3 है तो नीचे CH3 लिखना ही पड़ेगा, इधर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लिखना ही पड़ेगा, इधर OH है, इधर OH लिखना ही पड़ेगा। बात आती है यहाँ पे कि पहले तो कार्बन ही लिखना है क्योंकि पहला तो कार्बन ही है। कार्बन के पास में कार्बन लगाऊं, हाइड्रोजन लगाऊं या ऑक्सीजन लगाऊं? सर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन लगा दो। तो ये मैंने जो मेरे को क्वेश्चन दे रखा था फिशर का, पर वो 2 कायरल कार्बन वाला था, उसको मैंने सिंगल कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन बना दिया, और ये मेरे को सॉल्व करना आता है।
ये मुझे सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो देख 4 नंबर इसको मिलेगा, 1 नंबर अपना इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया सबसे पहले नंबर पे। यहाँ पर कार्बन और कार्बन की लड़ाई चल रही है, पर इसमें दोबारा हाइड्रोजन भेजा और इसने ऑक्सीजन भेजा, तो ऑक्सीजन वाला जीत जाएगा। तो 2 नंबर इसको मिलेगा अपना, और 3 नंबर अपना इसको मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है सर, यस सर। अब देख, तो जो अपना 4 नंबर है ना, वो अपना हॉरिजेंटल लाइन में आ रहा है। तो हॉरिजेंटल लाइन में आ रहा है मतलब गंदी बात है, मतलब 3 से 2 और 2 से 1 चलना पड़ेगा। 3 से 2 और 2 से 1 चलना पड़ेगा। ये 3 से 2 गया और 2 से मैं 1 चला गया, तो ये अपना ऐसा आ गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था। इसकी बात करूं अगर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सर जो अपना चौथा नंबर है वो हॉरिजेंटल लाइन में 3 2 1 चलना पड़ेगा, तो 3 से 2 और 2 से मैं 1 चल गया, ये भी अपना ऐसा आ गया। तो यहाँ पर देख, ये अपना 2 नंबर है, ये अपना 3 नंबर है, तो 2 पे भी ऐसा आ गया और 3 पे भी ऐसा आ गया। समझ में आ गया? 2 वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है और 3 वाला भी अपना एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ गई बात? तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अब देख, ये आ गया क्वेश्चन। सर ये क्या आ गया क्वेश्चन? ये सर न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपने बताया ही नहीं कि कैसे निकालते हैं अपन आर या एस। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, न्यूमैन प्रोजेक्शन को तू फिशर प्रोजेक्शन में बनाना तो जानता है, और एक बार तू न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में बना देगा, फिर फिशर प्रोजेक्शन में तो तू निकाल सकता है ना। ठीक है, तो देख इसको कैसे बनाते हैं, ये तेरे को आता ही है। यूं बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि 6 वाला है ना, तो 6 वाला बनेगा अपना। ठीक है सर, ऊपर और नीचे के फ्लिप हो जाते हैं, पर यहाँ पर दोनों सेम ही है, तो ये आएंगे CH3 CH3। ठीक है, ऊपर वाले सेम ही रहते हैं, ऊपर वाला मैंने सेम ही लिख दिया। नीचे वाले फ्लिप हो जाते हैं, तो लेफ्ट में H है तो ये राइट में चला जाएगा, राइट में क्लोरीन है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये मैंने जो मेरे को पास न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा था, उसको मैंने अपना फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बार मैंने फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अब तो करना आपको आता है। तो देख ऐसे करना है अपने को, यूं किया मैंने, और एक मैंने यूं किया। ऊपर CH3 है, फिर लेफ्ट में ब्रोमीन, राइट में C2H5, लेफ्ट में ब्रोमीन, राइट में C2H5। और ये क्या अपना, नीचे क्या अपना कार्बन तो पहले आएगा ही, पर कार्बन के साथ क्या लिखूंगा, क्लोरीन लिखूंगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। कार्बन के साथ मैंने क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, अब नंबरिंग करता हूँ इसमें। कार्बन यहाँ पर भी आ रहा है, कार्बन यहाँ पर भी आ रहा है, कार्बन यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इसने इसके बाद क्या भेजा, क्लोरीन भेजा। 1 नंबर तो इसका ही आएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन जीत जाएगा। ठीक है, फिर ये अपना क्लोरीन भेजेगा। ठीक है सर, तो क्लोरीन भेजेगा तो ये 2 नंबर आ जाएगा। ये अपना वापस से कार्बन भेजेगा, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन है, तो ये कार्बन भेजेगा, तो 3 नंबर इस पर आ जाएगा। इसके पास तो हाइड्रोजन ही भेजना पड़ेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो बहुत कम होता है, तो ये अपना 4 नंबर आएगा। ठीक है, ये अपना समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये देख, जो चौथा नंबर है अपना वर्टिकल लाइन में आ रहा है। वर्टिकल लाइन मतलब अच्छी लाइन, मतलब 1 से 2 और 2 से 3 चलना पड़ेगा मुझे, 1 से 2 और 2 से 3 चलना पड़ा है। सर ये ऐसा आ गया, सर ये ऐसा आ गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये जो 2 वाला है, 2 वाला अपना क्या आ गया, ऐसा आ गया। 2 वाला अपना क्या आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, अब इसकी बात करें नीचे वाले की। H और इधर क्लोरीन और H बना दिया, नीचे CH3 है, नीचे CH3 लिख दिया। ऊपर पहले क्लोरीन, कार्बन तो लिखना ही पड़ेगा, सॉरी ये कार्बन ये वाला, और उसके साथ में कार्बन भेजूं या ब्रोमीन भेजूं। ब्रोमीन भेजना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो देख सबसे कौन जीतेगा, सबसे पहले ये जीत जाएगा, फिर 2 नंबर पे ये जीतेगा, 3 नंबर पे ये जीतेगा, 4 नंबर पे ये जीतेगा। 4 नंबर अपनी हॉरिजेंटल लाइन में आ गई, गंदी बात है, 3 से 2 और 2 से 1 चलना पड़ेगा। 3 से 2 और 2 से 1 चलना पड़ेगा, ये अपना ऐसा आ गया। ये अपना ध्यान से ये अपना सही किया था ना मैंने, ऊपर वाला ये ऐसे ही आ रहा था ना। रुक जा 1 सेकेंड, ऊपर CH3, इधर ब्रोमीन, 1 2 3 4 नंबर वर्टिकल लाइन में, तो 1 2 3 चलना है, 1 2 3 सही है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो 2 वाला भी अपना ऐसा आएगा, और 3 वाला भी अपना क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2S 3S, 2S, 3 भी क्या S, मतलब ये 2 वाला मतलब ये 2 वाला है, और ये इस वाले को बोलते हैं मतलब 3 वाला। ठीक है, 2 वाला भी अपना क्या आया, ऐसा आया, और 3 वाला भी अपना क्या आया, ऐसा आया। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। तो हमको अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन भी दे रखा होगा, तो उसको अपने को पहले फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिशर प्रोजेक्शन में अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, फिर उसके बाद खेलना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
अब देख जेईई मेंस में कितना भयंकर क्वेश्चन आया हुआ, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अपने को कैसे करना है देख, अब इसमें अपने को कैसे करना है देख, अब देख इसमें अपने को क्या करना है ना, इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, मुक्का मारना पड़ता है, मुक्का मारना पड़ता है। अब देख मैं मुक्का यहां से नहीं मारूंगा, यहां से मारूंगा, यहां से पीछे से, ठीक है, पीछे से मुक्का मारूंगा। तो एक बार खुद से सोच, एक बार खुद से सोच, एक बार खुद से सोच, तू अगर यहाँ से मुक्का मार दे ना, तो अगर यहाँ से मुक्का मार दे तो ये जो अभी ऐसा है ना, तो वो बिल्कुल सीधा नहीं हो जाएगा क्या? अगर तू, कॉमन सेंस की बात है यार, अब एक पेन इधर से एक पेन इधर से, तो पीछे से मुक्का मारेगा तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाएंगी, सीधी नहीं हो जाएंगी क्या? हो जाएंगी सर, ठीक है। तो देख ये क्या हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, देख इधर एच आ जाएगा और इधर चला जाएगा COOH, और ऊपर ऊपर अपना क्या रहेगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड, बात इनकी चल रही है ना, इसकी और इसकी। अगर मैं यहाँ पर मुक्का मारूंगा तो लेफ्ट साइड अपना H आ जाएगा और राइट साइड अपना क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, क्योंकि वो सीधा हो जाएगा ना। तो लेफ्ट साइड H और राइट साइड OH आ गया। COH कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इसकी अगर बात करें नीचे वाले की, अब मुक्का मुझे यहाँ से मारना पड़ेगा, जहाँ से पहना है ना, जहाँ से पहना है पीछे से मारना पड़ेगा मुक्का। तो अगर ये मुक्का मारूंगा मैं तो ये पूरा खुल जाएगा, और ये खुल जाएगा तो लेफ्ट साइड अपना OH आ जाएगा और राइट साइड अपना क्या आ जाएगा, राइट साइड अपना क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। COH कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मतलब ये जो मेरे पास क्वेश्चन था, इसको मैंने अपने फॉर्मेट में बना दिया, इसको मैंने फिशर प्रोजेक्शन में बना दिया। अब इसको सॉल्व करना तो मुझे आता है, ठीक है। समझ में आ गया तुमको, मुक्का यहाँ से मारना है यार, यहाँ से मारना है। तो देख यहाँ से जब मुक्का मारेगा तो ये पूरा खुल जाएगा तेरा। तो लेफ्ट साइड अपना H आ जाएगा, राइट साइड OH आ जाएगा, लेफ्ट साइड H, राइट साइड OH। मुक्का तो इसमें यहाँ पीछे से मारेगा तो ये पूरा खुल जाएगा। ये पूरा खुल गया ना, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड तेरा OH आ जाएगा, राइट साइड H आ जाएगा, लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H, ठीक है। तो यहाँ पर तुझे मुक्का पीछे से मारना है, जहां से पहना है, जहां से बिल्कुल पहना है, बिल्कुल वहां से तुझे मारना है, पीछे से मारना है मुक्का। तो मुक्का जब तू मारेगा तो वो पहले ऐसे होगा और पूरा खुल जाएगा अपना, ठीक है। तो ये जो तेरे पास क्वेश्चन था उसको तूने अपने फॉर्मेट में बना दिया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये अभी तक नीट में नहीं आया कभी, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ है, अगर ये नीट में आएगा तो तुम इसको खेलना जानते हो, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। और एक बार तुमने इसको फिशर में कन्वर्ट कर दिया, अब तो तुम्हें खेलना आता ही है। अब इसके मुझे दो बनाने पड़ेंगे, एक ये मैंने बना दिया और एक ये मैंने बना दिया, COOH, H और OH, COOH, H और OH, ठीक है। और नीचे क्या, कार्बन तो लिखूंगा एक, पर कार्बन के साथ मैं सबसे पहले क्या भेजूँ, ऑक्सीजन भेजूंगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन भेज रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसकी बात करें, नीचे वाले की बात करें, इधर H, इधर OH और इधर COOH, और ऊपर ये अपना कार्बन है, कार्बन अपना क्या भेजेगा, ऑक्सीजन भेजेगा। कार्बन अपना क्या भेजेगा, ऑक्सीजन भेजेगा, ठीक है। ये हो गया। पर यहाँ पर देख कंपटीशन चल सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पर दो और ऑक्सीजन है इनके पास, तो यहाँ पर मैं और भी लिख रहा हूँ। देख इस वाले के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ ना, तो कार्बन ने अपना ऑक्सीजन भेजा पहले, ठीक है, फिर वापस क्या भेजेगा, एक और कार्बन भेजेगा, अब वापस से क्या भेजेगा, और कार्बन भेजेगा। तो यहाँ पर मैं COC लिख रहा हूँ अब, ठीक है, COC लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक नंबर किसका आएगा, एक नंबर किसका आएगा अपना, एक नंबर तो इसका आएगा क्योंकि ऑक्सीजन लिखा हुआ है। दो नंबर अपना किसका आएगा, दो नंबर अपना आएगा, इसका आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बन आया, इसने भी कार्बन भेजा, फिर इसने ऑक्सीजन भेजा, इसने भी अपना ऑक्सीजन भेजा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन भेजा इसने, फिर इसने कार्बन भेजा, और कार्बन और ऑक्सीजन में कौन जीत जाएगा, ऑक्सीजन जीत जाएगा। तो दो नंबर इसका आ गया अपना, तीन नंबर इसका आएगा और चार नंबर इसका आएगा। चार नंबर अपना हॉरिजेंटल लाइन में है, तो 3 2 1 चलेगा, 3 से 2 और 2 से अपना 1, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, R बन गया। क्या बन गया, R बन गया, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसमें अगर बात करूं तो एक नंबर ये, दो नंबर ये, तीन नंबर ये, चार नंबर ये। चार नंबर अपना हॉरिजेंटल लाइन में, तो गंदी बात है, गंदी बात है, मतलब 3 2 1 चलेगा, 3 2 1, ये अपना क्या आ गया, R आ गया। मतलब अपना 2 वाला क्या आ गया, R आ गया, और 3 वाला भी क्या आ गया, अपना R आ गया। तो 2R 3R इसका आंसर आ जाएगा, 2R 3R आ जाएगा आंसर। तो ये देख जेईई मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको अपने को पहले किस में कन्वर्ट करना है, मुक्का मार के पहले इसको अपने को कन्वर्ट करना है अपने फिशर प्रोजेक्शन में। और एक बार मैंने इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया ना, फिर मैं इसको खेलना जानता हूँ, R और S निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये मेरा
जो रूल नंबर स्टार था वो मुझे समझ में आ गया। बस इतना ध्यान रखना है, जो चौथा नंबर है वो अगर हॉरिजेंटल लाइन में आया तो 3 2 1 चलना है, गंदी बात है। और चौथा नंबर अपने वर्टिकल लाइन में आया मतलब अच्छी बात है, तो 1 2 3 चलना है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर हैज, अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर हैज, ठीक है। तो ये कब लागू है, कब के लिए यूज किया जाएगा, जब वेज डैश वाला फॉर्मूला हो, जब वेज डैश वाला फॉर्मूला हो, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या देखना है, जो चौथा नंबर है ना, जो चौथा नंबर है मतलब चौथा नंबर मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो जो चौथा नंबर है ना वो अगर डैश में हुआ, वो अगर डैश में हुआ तो वहां पर क्या देखते थे अपन ऊपर वाले में, जब वो वर्टिकल लाइन में होता था तब अच्छी बात होती थी। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर वो वेज में है ना, सॉरी अगर वो डैश में है ना तो अच्छी बात है, अगर वो डैश में है ना तो अच्छी बात है। बस आज के बाद ये सब भूल जा, बस दो चीज याद रखना कि वर्टिकल लाइन में चौथा नंबर हो या डैश में चौथा नंबर हो, ये अच्छी बात होती है, ये अच्छी बात होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अच्छी बात मतलब 1 से 2 और 2 से 3 चलूंगा, ठीक है। और अगर वेज में होगा तो गंदी बात है, मतलब 3 से 2 और 2 से 1 चलूंगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर चौथा नंबर डैश में होगा तो अच्छी बात है, और चौथा नंबर अपना वेज में होगा तो गंदी बात है। अच्छी बात होगी तो 1 से 2 और 2 से 3 चलूंगा, और गंदी बात होगी तो 3 से 2 और 2 से 1 चलूंगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देख, 4 1 2 3, चौथा नंबर अपने किस में आ गया सर, चौथा नंबर अपने आ गया डैश में। डैश में अच्छी बात होगी गंदी बात होगी, गंदी बात होगी सर, गंदी बात होगी तो कैसे चलूंगा, 3 से 2 और 2 से 1 चलूंगा। तो 3 से 2 और 2 से 1 यूं चल रहा हूं मैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या आ गया अपना आर आ गया, क्या आ गया सर, आर आ गया, क्योंकि क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। इसमें अपन अगले क्वेश्चन में देख, इसमें देख, एक नंबर कौन आएगा, ये आएगा, 2 नंबर कौन आएगा, ये आएगा, 3 नंबर ये, और चौथा नंबर ये। चौथा नंबर अपना किस में आ गया सर, डैश में आ गया। चौथा नंबर अपना डैश में आ गया, डैश में आना मतलब अच्छी बात है गंदी बात, सर अच्छी बात। तो सर मैं 1 से 2 और 2 से 3 चलने वाला हूँ, तो 1 से 2 2 से 3, तो 1 से 2 और 2 से 3, ये बन गया अपना आर, क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहा है, ये अपना आर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, 1 2 3 4, सर चौथा नंबर ना तो इसमें वेज में है ना इसमें डैश में है, सर ये तो खेल ही पलट गया। सर यहाँ पर तो अपना कोई रूल यूज ही नहीं हो रहा, तो ध्यान से इसको देख। अब अगर कहीं ना कहीं वेज डैश वाला फॉर्मूला हो, ठीक है, और जो चौथा नंबर आ रहा हो ना वो ना ही वेज में आ रहा हो ना ही डैश में आ रहा हो, यानी वो ऐसे बॉन्ड में आ रहा हो जो बॉन्ड प्लेन में हो, जो बॉन्ड प्लेन में हो, तो अपने को क्या करना है ना, तो ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर चौथा नंबर किस में आ जाए, प्लेन वाले बॉन्ड में आ जाए, प्लेन वाले बॉन्ड में आ जाए, तो अपने को करना क्या है ना, इंटरचेंज करना है। थर्ड को फोर्थ से इंटरचेंज करना है, और फर्स्ट को सेकंड से इंटरचेंज करना है। जो 3 और 4 को इंटरचेंज करना है आपस में, और फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज करना है। देख, तो देख फर्स्ट को और सेकंड को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो देख ये अपना ऐसा बना दिया मैंने, पहले तो मैंने सेम वही बना दिया, देख इधर CH3, इधर Cl, इधर OH, और इधर मेरा S, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना है, तो क्लोरीन फर्स्ट है तो क्लोरीन को सेकंड कर दे, और SH सेकंड है तो SH को फर्स्ट कर दे, और थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, उसको भी इंटरचेंज करना है। OH अपना थर्ड में तो OH को 4 कर दे, और CH3 फोर्थ में तो CH3 को 3 कर दे, ठीक है। अब देख फोर्थ वाला किस में आ गया, फोर्थ वाला अब किस में आ गया सर, फोर्थ वाला तो वेज में आ गया। अब वेज में आ गया तो अच्छी बात है गंदी बात है, सर गंदी बात है। तो 3 2 1 चलेगा, तो 3 2 और ये 3 2 1, तो ये अपना ऐसा आ गया, क्या आ गया अपना ऐसा आ गया। कितना सिंपल है, मतलब वेज डैश वाले में 3 केस बन सकते हैं, या फिर जो चौथा नंबर है वो अपना वेज में हो तो अपना गंदी बात है 3 2 1 चलेगा। अगर चौथा नंबर अपना डैश में होगा तो अच्छी बात होगी 1 2 3 चलेगा। अगर चौथा नंबर अपना सिंगल सॉरी ऐसे बॉन्ड में हो गया जो बॉन्ड अपना प्लेन में है, मतलब ना ही अपना वेज में और ना ही अपना डैश में आया चौथा नंबर, तो अपने को क्या करना है, थर्ड फोर्थ को इंटरचेंज कर देना और फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज कर देना। तो फिर ऐसा करने से अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपको RS कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से निकालनी आ गई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। बस दिमाग में दो चीज ध्यान रखना, दो बातें ध्यान रखना कि अगर वर्टिकल लाइन में अपना चौथा नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर वेज में सॉरी अगर डैश में अपनी चौथा नंबर आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात वाले दो बात याद रखना, अच्छी बात कब होगी, जब वर्टिकल लाइन में आ जाए चौथा नंबर, या फिर अपना डैश में आ जाए चौथे नंबर। और अच्छी बात में क्या करते हैं, 1 से 2 और 2 से 3 चलते हैं। बस ये दो बात आपको अगर ध्यान है ना तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के उस पार्ट में आ गए हैं जहां पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अगर तुमने इनको पहचानना सीख लिया ना, और इनको पहचानना बहुत आसान भी होता है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो तुमको बिल्कुल कंसेप्ट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे भी इतना सा भी तुमको डाउट नहीं होगा। और ये जब पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आज से पहले भी आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप ड्रॉपर होंगे तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर आपको पता होगा कि कहीं ना कोई कंफ्यूजन माइंड में रहती है। पर ये अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपका पूरा कंफ्यूजन अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये 5 चीजें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये अपने हैं इनैंसियोमर, ठीक है सर, डाइस्टीरियोमर, यस सर, आइडेंटिकल जिसको अपन होमोमर्स भी बोलते हैं, यस सर, फिर आता है अपना रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, फिर आता है अपना मीजो कंपाउंड। ये 5 चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, फिर मेरे को इनको डिफरेंशिएट करना है कि अच्छा कोई मुझे क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछते हैं वो कि इनमें से ये पहचानो कि कौन सा है, इनमें से पहचानो ये कौन सा है। ठीक है, तो अपने को ये पहचानना भी आना चाहिए, और अभी थोड़ी देर बाद तुम बिल्कुल परफेक्ट प्रो बन जाओगे इनको पहचानने में, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आता है इनैंसियोमर। सबसे पहले आता है अपना इनैंसियोमर। इनैंसियोमर का दूसरा नाम मिरर इमेज। मिरर इमेज, अब देख मिरर कैसा होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, यू में, अब मैंने ये वाला हाथ अपना आगे कर दिया, ठीक है, तो जो ये मिरर है ना, इसमें मेरी जो पिक दिखेगी, वो देख, अब जो ये मेरा हाथ राइट साइड है ना, अब वो इसमें ये लेफ्ट साइड दिखता नहीं दिखता, और जो ये पीछे वाला है ना, वो अब इधर चला जाएगा पीछे। तो मिरर इमेज ऐसी तो होती है, मिरर इमेज ऐसी तो होती है। ठीक है, तो जैसे अगर इसका मिरर बनाना होगा मुझे, इधर OH लिख दिया, इधर H लिख दिया, इधर चाहे कुछ भी लिख दो, इधर कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ऊपर और नीचे चाहे कुछ भी लिख दो, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे मिरर में भी। ठीक है, वो तो मिरर में वैसे के वैसे ही रहेंगे, पर जो तुमने इधर साइड लिखा ना, वो इधर यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और जो तुमने पीछे लिखा वो इसमें भी पीछे आएगा। ऐसे तो मिरर बनते हैं, ऐसे ही तो मिरर इमेज बनती है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको मिरर इमेज दिखी ना, तो आपने बोलना है कि ये सर इनैंसियोमर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ये चल रही है सर इनैंसियोमर के बारे में। ठीक है, इनैंसियोमर की बात चल रही है, तो मिरर इमेज क्या होते हैं? इनैंसियोमर होते हैं। ठीक है सर, अब देख, अगर मिरर इमेज नहीं हुए तो वो अपने होते हैं डाइस्टीरियोमर्स। क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, अगर मिरर इमेज हो गए तो इनैंसियोमर, और मिरर इमेज नहीं हुए तो डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरा आता है अपना होमोमर्स या आइडेंटिकल। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों एक जैसे ही हो जाए, ना, तो वो क्या होते हैं अपने आइडेंटिकल या होमोमर्स। ठीक है, फिर आता है अपना रेसिमिक मिक्सचर। क्या आता है अपना? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है ना, अपना जो नेट रोटेशन होती है, देख, एक तो रोटेशन इधर जा रही है मतलब क्लॉकवाइज, एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज चली गई, पर अगर नेट रोटेशन थोड़ा इधर गया और उतना ही इधर भी चला गया, तो कहीं ना कहीं नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे +5 और इधर से -5, तो कितना हो जाता है? मिलके 0 हो जाता है ना। समझ में आ गया? तो उतना ही पॉजिटिव में जितना रोटेशन हुआ, उतना ही नेगेटिव में भी रोटेशन हो जाए, तो नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देख, रेसिमिक मिक्सचर में और मीजो कंपाउंड में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसका रोटेशन कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। नेट रोटेशन कितना होता है? 0 होता है। पर जब मैं रेसिमिक मिक्सचर की बात करूंगा ना, तो यहां पर नेट रोटेशन 0 होती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन, और मीजो कंपाउंड में नेट रोटेशन 0 होती है बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। अभी जब हम इनके एग्जांपल देखेंगे अच्छे से, इनको जब पढ़ेंगे ना, तो अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी बस तुम ध्यान रखो कि मिरर इमेज हुई तो इनैंसियोमर बोल दूंगा, नॉन मिरर इमेज हुई तो अपने डाइस्टीरियोमर्स आ जाएंगे, सेम टू सेम हुए तो आइडेंटिकल या होमोमर्स बोल दूंगा। नेट रोटेशन अगर 0 हुई बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन तो रेसिमिक मिक्सचर बोल दूंगा, और नेट रोटेशन 0 हुई बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन तो उसको मीजो कंपाउंड बोल दूंगा। अभी बस आप ध्यान रखो, अभी बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है सर? ठीक है, अब देख, अब मेन खेल आपको दिखाता हूं। मेन खेल खेलना यहाँ पे है। देख, अब देख, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वहां पर 2 केस होते हैं, या फिर आपको ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख यूं वाला, ऐसे वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रहेगा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर जो कार्बन है, ये चारों जो वैलेंसी है ना इधर उधर लगी हुई, ये चारों अलग अलग होती हैं। मतलब एक कायरल कार्बन,
ठीक है, या फिर आपके पास एक कायरल कार्बन वाला होगा, या फिर आपके पास ये वाला केस आ जाएगा, ये वाला, जिसमें ये भी कायरल होता है और ये भी कायरल होता है, और इसमें सिर्फ ये वाला कायरल होता है, ये वाला कार्बन। इस वाले केस में ये वाला कायरल कार्बन होता है। तो ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये दो केसेस आते हैं आपके पास, ठीक है। तो या फिर आपके पास एक कायरल कार्बन वाला होगा, या फिर आपके पास दो कायरल कार्बन वाला होगा, ठीक है। तो एक कायरल कार्बन वाला मतलब ऐसे वाला, जिसमें ये जो कार्बन है बीच वाला, ये क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। और दो कायरल कार्बन वाला मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, जिसमें ये भी कायरल कार्बन और ये भी कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। कायरल कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी जो चारों वैलेंसी है ना वो अलग अलग लगी हो, वही तो कायरल कार्बन होता है। कितने सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। तो समझ में आ गया तुमको कि यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या फिर एक कायरल कार्बन वाला हो या फिर दो कायरल कार्बन वाला हो। तो पहले अपन बात करते हैं जब एक कायरल कार्बन होगा तो क्या करना है, ठीक है। अब देख, जैसे ये दे रखा है अपने को, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब ये बोलेंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अपने को देखना है ना, अपने को देखना है अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए, मतलब जैसे ये भी आर आ जाए और ये भी आर आ जाए, या फिर ये अगर ऐसा आ जाए तो ये भी ऐसा आ जाए, मतलब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन ना अगर सेम आ जाए, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम आ जाए तो अपना ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला सर अगर एक कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, और दोनों के बीच में, जिनके बीच में अपने को कंपेयर करना है ना, वो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए। अगर ये आर तो ये भी आर, अगर ये एस तो ये भी एस, अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है ना तो मैं बोल दूंगा ये आइडेंटिकल है, ये अपना होमोमर है, ये अपना होमोमर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, या फिर अगर ये आर है तो ये उल्टा हो जाए, एस हो जाए, या फिर अगर ये एस हो तो ये आर हो जाए। दो ही तो केस बन सकते हैं, या फिर दोनों सेम सेम हो जाए, आर तो आर, एस तो एस, ठीक है, या फिर ये अलग अलग हो जाए, ठीक है, आर एस एस आर, ठीक है। तो अगर आर आर हो जाए या फिर एस एस, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल या होमोमर, ठीक है। पर अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, आर का एस और एस का आर, तो ऐसे में अपन क्या बोलने वाले हैं, इनएंशियोमर। इनएंशियोमर। तो एक कायरल कार्बन वाला अपना खेल खत्म हो चुका है। सर अगर एक कायरल कार्बन हुआ, अगर एक कायरल कार्बन हुआ तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम हुई तो मैं होमोमर्स या आइडेंटिकल बोल दूंगा, और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई तो मैं इनएंशियोमर बोल दूंगा। बिल्कुल खेल खत्म हो गया। अपने दिमाग में अगर एक कायरल कार्बन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, या फिर ये अपना आइडेंटिकल होगा या फिर ये अपना इनएंशियोमर होगा। तो आज के बाद मैं यहाँ पर स्टार लगा दूं क्या, कि मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल कार्बन कैन नेवर बी डायस्टेरियोमर। मॉलिक्यूल विद सिंगल कायरल कार्बन है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास सिंगल कायरल कार्बन हो, एक कायरल कार्बन हो, वो कभी भी अपना डायस्टेरियोमर नहीं हो सकता। वो अपना या फिर इनएंशियोमर होगा या फिर वो अपना आइडेंटिकल या होमोमर होगा। बिल्कुल कितना क्लियर बात हो गई कि डायस्टेरियोमर तो हो ही नहीं सकता। अगर एक कायरल कार्बन है ना, वो कभी भी डायस्टेरियोमर हो ही नहीं सकता, या फिर वो अपना आइडेंटिकल होगा या फिर वो अपना इनएंशियोमर होगा। बिल्कुल खेल खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक कायरल कार्बन सेंटर अगर हो तो अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम हुई तो सर आइडेंटिकल होगा, जिसको मैं होमोमर भी बोलता हूं। और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई ना सर अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई ना तो इनएंशियोमर बोल दूंगा, ठीक है। डायस्टेरियोमर तो हो ही नहीं सकता। अगर एक कायरल कार्बन है तो वो डायस्टेरियोमर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देख, अब दूसरा खेल आता है कि अगर दो कायरल कार्बन हो, अगर दो कायरल कार्बन हो, जैसे ये वाला है, ये हो गया, तो ये भी कायरल कार्बन है और ये भी अपना कायरल कार्बन है, ठीक है सर। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देख, अगर दो कायरल कार्बन वाला केस आ जाए, ठीक है, तो यहां पर अपने तीन केस बनते हैं। या फिर देख सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए दोनों कायरल कार्बन की, मतलब ये कायरल कार्बन, रुक जाओ एक सेकंड, जैसे ये दोनों अपने आ रखे हैं, ये, ठीक है, तो ये अपना कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ठीक है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ठीक है सर।
ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं ना कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे, जैसे देखो ये वाला जो कायरल कार्बन है ना, ये अगर R आ जाए और ये भी R आ जाए, ठीक है, ये अगर S आ जाए और ये भी S आ जाए, मतलब ये वाला भी मैच हो गया, देख ऊपर वाला और नीचे वाला भी मैच हो गया, ठीक है। मतलब जो दोनों कायरल कार्बन है ना वो सेम सेम हो जाए, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला इसके साथ मिल जाए और ये नीचे वाला इसके साथ मिल जाए, चाहे कुछ भी हो सकता है, आर आर एस, नीचे वाला एस एस, ऊपर वाला आर आर, नीचे वाला भी आर आर हो सकता है, ऊपर वाला एस एस, नीचे वाला भी एस एस हो सकता है, ऊपर वाला एस एस, नीचे वाला आर आर हो सकता है। मतलब ऊपर वाला कायरल कार्बन इस वाले के ऊपर वाले के साथ मिल जाए, ठीक है, और नीचे वाला कायरल कार्बन इस वाले के कायरल कार्बन के साथ मिल जाए। समझ में आ गई बात? तो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब जैसा जैसा सीन आपको इस वाले में दिखे वैसा सेम टू सेम इस वाले में दिख जाए आपको, तो आपने बोलना है ना ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। मतलब दोनों कायरल कार्बन की बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए ना, दोनों कायरल कार्बन की अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो मैं बोल दूंगा कि वो आइडेंटिकल होमोमर खेल है। वो अपना क्या है, आइडेंटिकल या होमोमर। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। तो ये अपना देखिए, ये लिखा हुआ है मैंने कि अगर दोनों कायरल कार्बन क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, जो हमको कंपेयर किया जाएगा, हमको कंपैरिजन में ये क्वेश्चन आता है कि दो दे देंगे अपने को, फिर बताएंगे कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों के अगर सेम, दोनों के जो दो कायरल कार्बन है वो दोनों मैच हो जाए, मतलब आर ऊपर वाला तो इसका भी ऊपर वाला आर हो जाए, नीचे वाला कुछ भी हो, चाहे आर हो या एस हो, मतलब इधर वाले में भी सेम वैसा ही होना चाहिए। ऊपर आर तो इधर भी आर, ऊपर एस तो इधर भी एस, नीचे आर तो इधर भी आर, नीचे एस तो इधर भी एस, जैसा इधर वैसा सेम टू सेम इधर दिख जाए ना तो आइडेंटिकल बोल देना या होमोमर बोल देना, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देख दूसरा क्या हो सकता है कि एक कायरल कार्बन क्या हो चुके हैं, डिफरेंट हो गए, एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए। देख जैसे अपना ये है ना, ये, ठीक है। तो देख एक कायरल ऊपर है और एक कायरल कार्बन नीचे है, इसमें भी एक कायरल कार्बन ऊपर है, एक कायरल कार्बन नीचे है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो देख एक तो मान लो सेम हो गया ऊपर वाला, ये आर और ये आर, मान लो नीचे वाला तो ये एस है और ये उल्टा हो गया, देख एस का आर आ गया, ऊपर वाला तो सेम है आर का आर, ठीक है, पर नीचे वाला देख क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि नीचे वाला सेम हो जाता और ऊपर वाला डिफरेंट हो जाता। मतलब मैं बोलने की बात ये कर रहा हूं कि अगर एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहे, ठीक है, चाहे आर का आर ही आ जाए या एस का एस ही आ जाए, पर जो दूसरा कायरल कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, आर का एस और एस का आर, ठीक है। तो अगर एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे और दूसरे कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए ना, तो इस केस में अपने को बोलना है डाइस्टीरियोमर। इस केस में अपने को क्या बोलना है कि ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का वो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर होगा। क्या होगा सर? डाइस्टीरियोमर होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। पहला केस क्या था कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे या होमोमर बोलेंगे। दूसरा केस क्या हुआ कि सर एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो जाए, एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, पर जो दूसरा कायरल कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, डाइस्टीरियोमर बोलूंगा। और तीसरा केस क्या आता है कि सर अगर जो दोनों कायरल कार्बन है ना उनकी दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, जैसे ये है अपना, और इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देख अगर ये वाला कार्बन आर है और ये वाला क्या हो जाए, एस हो जाए, और ये वाला अगर एस है ये वाला क्या हो जाए, आर हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए ना, मतलब दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, चेंज हो जाए ना दोनों की, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा ये सर इनैंसियोमर है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है सर, इनैंसियोमर, इनैंसियोमर। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एक बार पूरा कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या फिर एक कायरल कार्बन वाला या फिर दो कायरल कार्बन वाला। एक कायरल कार्बन वाला तो सिंपल है, अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए तो आइडेंटिकल बोल दूंगा, और अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए तो इनैंसियोमर बोल दूंगा। मतलब एक कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कभी भी डाइस्टीरियोमर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा केस आया अपना, दूसरा अपना आया कि दो कायरल कार्बन वाला, ठीक है, दो कायरल कार्बन वाला, ठीक है। अगर सर दोनों कायरल कार्बन सेम हुए, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन सेम मैच हो गई, तो बोल दूंगा आइडेंटिकल। अगर एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए पर एक की डिफरेंट हो जाए तो मैं बोल दूंगा डाइस्टीरियोमर। और दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए ना, अपोजिट हो जाए, तो मैं बोल दूंगा सर खेल चल रहा है इनैंसियोमर का। किसका? इनैंसियोमर का। तो आइडेंटिकल कब होगा, इनैंसियोमर कब होगा, और डाइस्टीरियोमर कब होगा, ये अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है सर। ठीक है, अब इनको बिल्कुल सेपरेटली एक एक करके पढ़ते हैं।
पहले अपन बात करते हैं इनैंशियोमर की। किसकी बात करते हैं सर? इनैंशियोमर की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इनैंशियोमर क्या होता है? मिरर इमेज होती है। क्या होती है सर? मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। अब एक बात खुद ध्यान से सुन, क्या मिरर इमेज कभी सुपर इम्पोजेबल हो सकती है? क्या मिरर इमेज कभी सुपर इम्पोजेबल हो सकती है? सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है जैसे ये 1 है ना, जैसे ये 1 है, 1, तो इसके ऊपर भी देख जो दूसरा 1 आया ना, ये बिल्कुल इसके सीधा ऊपर के ऊपर ही आ जाए, बिल्कुल कि जो नीचे वाला 1 था वो ढक गया, बिल्कुल वो छुप गया। तो ये ऐसा बोला जाएगा कि जो ऊपर वाला 1 था वो नीचे वाले 1 के ऊपर क्या था? सुपर इम्पोज हो चुका है। ठीक है, पर क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो सकती है? ध्यान से देख, ये मिरर है, इधर मान ले P है तेरा, तो इसका जो इमेज बनेगी मिरर के उधर, P ऐसा बनेगा क्या? नहीं सर, P कैसा बनेगा? ऐसा बनता है ना, ऐसा यूं बनेगा, यूं। ठीक है, अब देख अगर इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं, क्या ये उसके ऊपर क्या वो बन जाएगा? बन पा रहा है क्या? एक के ऊपर एक रखने से क्या वो नीचे वाला ढक जा रहा है क्या? छुप जा रहा है क्या? नहीं सर। मतलब जो अपना मिरर इमेज होती है वो कभी भी अपनी क्या नहीं होती? सुपर इम्पोजेबल नहीं होती। सुपर इम्पोजेबल नहीं होती। कभी कभी तो हो सकती है, जैसे कि देख अपन बात करें लेटर्स में तो हो सकती है, जैसे ओ है तो ओ को तो ऊपर, ओ के ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। देख ओ को मैंने ओ के ऊपर रखा तो पूरा मिरर इमेज क्या हो चुकी है? सुपर इम्पोज हो चुकी है। ठीक है, हो चुकी है ना, समझ में आया? पर जैसे ये नॉन साइक्लिक हमारे कंपाउंड्स आते हैं, जैसे फिशर प्रोडक्शन रहता है उसमें, तो उसमें मान के चलना कि कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मिरर इमेज क्या हो जाए? सुपर इम्पोज हो जाए। तो याद रखना, जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज किस में बनती है? अपनी इनैंशियोमर में बनती है। किस में बनती है सर? इनैंशियोमर में बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे देख, इनैंशियोमर क्या होता है? मिरर इमेज होती है। अगर तुमको मिरर इमेज दिखी तो तुमको क्या बोलना है कि ये सर इनैंशियोमर की बात चल रही है, इनैंशियोमर की। ठीक है, तो देख पहली बात ये आती है कि जो इनैंशियोमर होते हैं ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जो इनैंशियोमर्स होते हैं ना, वो अपने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि देख ये मिरर इमेज होगी इनकी, मिरर इमेज मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है इनकी। ठीक है, पहली बात इनैंशियोमर के बारे में पता होनी चाहिए कि सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि सर ये बनाते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तीसरी बात आती है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनैंशियोमर्स की, वो अपनी क्या होती है? सेम होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सेम है। अब तक मान के चल, जैसे तेरा बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अगर सेम है, मतलब इधर भी 200 डिग्री सेल्सियस, इसकी भी 200 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सेम है, तो भाई यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ही नहीं है ना। और मैंने आपको जब पढ़ाया था प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां पे मैंने बताया था कि अगर सर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा ना, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं? वहां पर अपन सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, पर यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट का कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पर जितना वहां पर भी उतना, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, बॉइलिंग पॉइंट सेम है। यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, और बॉइलिंग पॉइंट भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सेम, तो मतलब इनके जो आइसोमर है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाई डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन से सेपरेट हम तब कर पाते हैं ना जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट सेम है, यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर अपन नहीं कर पाएंगे सेपरेट बाई डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देख, जो ये इनैंशियोमर है ये अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ रहे हैं ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर में मैंने आपको पहली लाइन क्या पढ़ाई थी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके लिए इनका डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो ये तो इसके लिए भी लागू है, क्योंकि इनैंशियोमर होते क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर ही तो है। तो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये 5 पॉइंट थे, आपको बिल्कुल सारे क्लियर हो चुके होंगे। पहली बात, सर जो इनैंशियोमर होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि सर जो इनैंशियोमर्स होते हैं ना, ये होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मतलब ये मिरर इमेज अगर तुमको दिख गई, जैसा इधर बीच में तुमने मिरर रख दिया और वैसे ही इधर उसका मिरर इमेज इधर बन रही हो, तो तुमको अगर मिरर इमेज दिख जाएगी तो तुम बोल देना कि सर ये इनैंशियोमर है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी बात है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। चौथी बात है कि सर इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते बाई डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है। ठीक है सर,
और पांचवी बात है कि डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये तो अपने को क्लियर है, पहले से ही पता है कि सर ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे तो डिफरेंट बिहेवियर होगा ही सही प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। ठीक है, अब देख, अब क्वेश्चन अपने कैसे आएंगे, देख ये आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अपना आएगा कि सर हमने ये ए दे रखा है, ये उन्होंने ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, वो बोलेंगे कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है। अबे कुछ मत कर, कुछ मत कर, इनके बीच क्या कर देना, मिरर लगा देना। कॉमन सेंस की बात देख, इसमें और इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला, वो तो सेम टू सेम है। पर देख मिरर में जब हम इधर रखते हैं ना तो वो इधर दिखता है कि नहीं दिखता, और जो पीछे रहता है वो इसमें भी पीछे दिखेगा। तो ये मिरर इमेज नहीं है क्या, मिरर इमेज है। और एक बार तुमको मिरर इमेज दिख गई ना तो तुमने बोल देना है कि सर ये इनैंस्यूमर है। क्या ये इनैंस्यूमर है? ठीक है, समझ में आ गया। मिरर इमेज दिखी तो तुमने क्या बोल देना है कि ए एंड बी क्या होते हैं, यहां पर ए और बी क्या है, इनैंस्यूमर है। ठीक है, और अगर तुमको मान लो तुमको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, सर हमको समझ ही नहीं आता मिरर इमेज क्या हुई, हमको सर पहचानना ही नहीं आता, हम तो सर सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने तुमको ऊपर भी पढ़ाया था। तो देखिए कौन सा एग्जांपल है जिसमें एक कायरल कार्बन है। ठीक है, एक कायरल कार्बन वाले में दो केस थे, या फिर सेम कन्फिगरेशन हो जाए तो आइडेंटिकल बोल दूंगा, या फिर डिफरेंट कन्फिगरेशन हो जाए तो इनैंस्यूमर बोल दूंगा। यहाँ पर देख, इसको क्या नंबर दूंगा, 4 दूंगा, इसको क्या दूंगा, 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा। एटॉमिक नंबर जिसका जितना ज्यादा उसको पहला नंबर दूंगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसको चौथा नंबर देता हूं। ये तो आपको पहले से पता है ना, पता है ना आपको। ठीक है, अब देख, अब देख, तो जो चौथा नंबर है मेरा, जो चौथा नंबर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। हॉरिजॉन्टल लाइन गंदी बात होती है, गंदी बात मतलब 3 से 2 और 2 से 1 चलना है। तो 3 2 1 ये चला मैं, तो ये मेरा आ गया आर, ये क्या मेरा आ गया, आर आ गया। इसमें देख चौथा नंबर ये, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो चौथा नंबर है वो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब गंदी बात है, गंदी बात है मतलब 3 से 2 और 2 से 1 चलना है। तो 3 से 2 और 2 से 1 चलना है, यूं चला गया मैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस बोल दूंगा, या क्लॉकवाइज था तो यहाँ आर बोल दिया। तो देख इधर आर है और इधर एस हो गया। अरे सर कन्फिगरेशन चेंज हो गई ना, कन्फिगरेशन अपोजिट हो गई, तो सिंपल सी बात है सर ये एनहांसर होगा। ठीक है, तो अगर तुम मिरर लगा दे तो वो तो बहुत सिंपल सी बात है। और अगर तेरे को मिरर लगाना नहीं आ रहा और देखना नहीं आ रहा कि मिरर इमेज बन रही है तो तू आर का एस भी देख सकता है। अपोजिट कन्फिगरेशन आ गई तो बोल देना कि एनहांसर है। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल सी ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या था, आर था, और ये अपना क्या आया, ऐसा आया। कन्फिगरेशन डिफरेंट हो गई तो मैंने बोल दिया कि ये इनहांसर है। ठीक है, अब देख, अब ये दूसरा एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन वापस सेम है कि ए और बी के बीच का रिलेशन बताओ, ए और बीच के बीच का रिलेशन बताओ। तो यहाँ पर तू देखना कि यहाँ पर एक कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन है या 2 कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन है। सर 2 कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन है, एक कायरल कार्बन ये हो गया और एक कायरल कार्बन ये हो गया। यहाँ पर भी देख, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब देख ये सब तो छोड़ दे, एक काम कर, तू क्या करना, यहाँ पर बीच में एक बार मिरर लगा दे, मिरर लगा दे। तो इसमें और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देख जो ये तो वैसे के वैसे ही है, पर जो इधर साइड होंगे ना वो इधर साइड ही होंगे, मिरर के बगल में होंगे वो। और जो मिरर से दूर हैं, जो मिरर से दूर हैं तो वो मिरर इमेज में भी मिरर से दूर ही दिखेंगे। तो देख बिल्कुल बिल्कुल तेरे को दिख नहीं रहा कि मिरर इमेज है, जो ए है ना उसकी मिरर इमेज है बी, और मिरर इमेज अगर तेरे को दिख गई ना तो तू सीधा बोल देना कि ये क्या है, एनहांसर है। क्या बोल देना कि ये क्या है, एनहांसर है, एनहांसर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और अगर तेरे को मिरर इमेज पहचाननी नहीं आती तो फिर वही बात वापस, ठीक है, आर एस से देख सकता है तू। ठीक है, तो तू इसमें आर एस चलाना देख कैसे सीख, आर एस कैसे चलाते हैं इसमें। देख एक जुगाड़ बताता हूँ तेरे को। अब देख तू हाइड्रोजन को पकड़ना, ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होंगे तेरे पास हाइड्रोजन ही रहेगा। अगर 2 कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन आएगा तो तू हाइड्रोजन को पकड़ना। अब देख हाइड्रोजन को इधर मत फेंकना, हाइड्रोजन को यहाँ मत फेंकना, इसकी तरफ मत फेंकना, हाइड्रोजन को इधर की तरफ फेंकना। देख ये 2 लगे हुए ना, ऊपर 2 लगे रहते हैं तो उनकी तरफ फेंकना, जो नजदीक होगा, जो नजदीक होगा उसकी तरफ फेंकना। हाइड्रोजन को मैंने इसकी तरफ फेंक दिया तो देख क्लॉकवाइज है तो आर बोल दिया ऊपर वाले को, हाइड्रोजन पकड़ा। अब देख अब मैं इसकी तरफ फेंकूंगा, इनकी तरफ फेंकना है, जो किनारे लगे रहते हैं, ये जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में जो ग्रुप लगे हुए हैं उनकी तरफ फेंकना, हाइड्रोजन को उनकी तरफ फेंकना। ठीक है, तो देख ये क्या आ गया अपना, ये ऐसा आ गया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा आ गया। इसमें भी देख हाइड्रोजन को पकड़ा, इसकी तरफ फेंक दिया, ये ऐसा आ गया अपना क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। हाइड्रोजन को पकड़ा, इसकी तरफ फेंका, ये कहीं ना कहीं क्या आ गया, ये भी क्या आ गया अपना, ऐसा आ गया।
ओ, वही बात देख, मैं यहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर देख, ये जो अपना है ना, ये तो ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज, तो ये अपना एस थोड़ी आया, ये तो आ रहा है। वही मैं सोचूं कि ये यहाँ पर कैसे अलग आ रहा है। तो ये क्या है अपना, इसकी तरफ फेंका मैंने, ये क्या है अपना, आ रहा है। ठीक है, तो देख समझ में आ गई बात। देख, अगर आर आया था ना तो इधर क्या है, ऐसा आ गया, इधर आर आया था, इधर ऐसा आ गया। मतलब जैसा दोनों कायरल कार्बन है बिल्कुल अपोजिट आ गया, आर का एस और नीचे भी आर था तो उसका भी एस। मतलब जो दोनों कायरल कार्बन थे, दोनों के अपने क्या हो चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है। तो मैंने आपको जब बताया था दो कायरल कार्बन के बारे में, ये देख ऊपर दो कायरल कार्बन के बारे में, तो दोनों कायरल कार्बन अपनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, इनैंसियोमर बोलता हूँ। तो यहाँ से भी पता लग रहा है अपना कि ये क्या अपने इनैंसियोमर है। और अगर ये समझ नहीं आ रहा तो बीच में मिरर रख देना, तो अगर देखेगा कि मिरर इमेज है तो बोल देना कि ये क्या अपने इनैंसियोमर है। ठीक है, वरना तो कॉन्फ़िगरेशन देख के भी कर सकता है। ठीक है, अब देख ये अपना, जब मैं आपको क्वेश्चन आएगा कि आर है या एस है, तो ये वाला कंसेप्ट मत लगाना कि एच को पकड़ा और वर्टिकल की तरफ फेंक दिया, ऐसा मत करना। ये अपना तब के लिए लगाना है जब अपने को रिलेशन निकालना हो, जब अपने को रिलेशन निकालना हो। ठीक है, ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ऐसे मत करना कि एच को पकड़ा और उसकी तरफ फेंक दिया, वर्टिकल वाली की तरफ। ये वाला मैंने आपको तब बताया है जब आपको रिलेशन निकालना हो कि डाइस्टेरोमर हैं, होमोमर्स हैं या इनैंशियोमर हैं। जब ये रिलेशन निकालना हो तब आपको ये लगा सकते हो, 100% सही आंसर आएगा। ठीक है, पर अगर तुमको पूछा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन बताओ कि आर है या एस है, फिर तुम अगर ये लगा रहे हो ना, तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा आंसर गलत है। ये तरीका जल्दी आंसर निकालने के लिए, कब के लिए, जब आपको रिलेशन पूछा गया दो के बीच का कि इनैंशियोमर है या ये आइडेंटिकल है या फिर ये डाइस्टेरोमर्स हैं, तब यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देख, इनैंशियोमर का कोई दिक्कत नहीं है, इनैंशियोमर मुझे अच्छे से समझ में आ गया। बीच में मिरर इमेज, मिरर लगा देना है, तो अगर अपने को मिरर इमेज दिख गई तो मैं बोल दूंगा इनैंशियोमर है। वरना मुझे ये भी पता है कि सर अगर एक कायरल कार्बन वाला हुआ और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए तो क्या हो गया, अपना इनैंशियोमर है। और अगर दो कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन आएगा और दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए ना, डिफरेंट हो जाए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में भी देखा, आर था एस हो गया, नीचे भी आर था इधर एस हो गया, दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है, तो मैंने बोल दिया इनैंशियोमर है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है अपना दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा चीज जो अपन पढ़ने वाले हैं, डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स, ठीक है। अब देख, जब मैंने आपको इनैंशियोमर बताया, मैंने आपको बोला कि इनैंशियोमर अपना ऑप्टिकली एक्टिव होता है, पर अब डाइस्टेरियोमर की अगर मैं बात करूं तो डाइस्टेरियोमर अपना ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाए वो अपना क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर पाए वो क्या होता है, अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। पर यहाँ पर डाइस्टेरियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देख, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मिरर इमेज हुई तो क्या बोल दूंगा सर, आपका इनैंशियोमर बोल दूंगा। पर अगर मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेज नहीं हुई तो क्या बोल दूंगा, डाइस्टेरियोमर बोल दूंगा। ये रखा डाइस्टेरियोमर, नॉट मिरर इमेज। ठीक है, सिंपल है यार, नॉट मिरर इमेज। ठीक है, अब देख, जैसे अपन जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े थे वहां पर सिस और ट्रांस पढ़े थे, तो जो सिस और ट्रांस फॉर्म है ना, उनको भी मैं इसमें कंसीडर कर सकता हूँ कि वो दोनों, एक तरफ सिस रख दिया जाए एक तरफ ट्रांस रख दिया जाए, तो वो दोनों भी अपन क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या डाइस्टेरियोमर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ई जेड मैंने पढ़ा था तो उनको भी मैं डाइस्टेरियोमर्स बोल सकता हूँ। ठीक है, और डी फॉर्म और मीजो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी अपने डाइस्टेरियोमर बनाते हैं। और एल फॉर्म और मीजो वो भी अपने डाइस्टेरियोमर बनाते हैं। अपने को ये ध्यान नहीं रखना, अभी अपन को मैं बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान रख सकते हो आप थ्योरेटिकल के लिए कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ई और जेड, डी और मीजो और एल और मीजो, ये सब क्या बना सकते हैं, अपने डाइस्टेरियोमर बनाते हैं। ठीक है, अब देख, जब मैंने आपको इनैंशियोमर पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। पर यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं ना डाइस्टेरियोमर्स, तो डाइस्टेरियोमर्स में अपने को पढ़ना है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो डी से डाइस्टेरियोमर्स और डी से डिफरेंट, डी से डाइस्टेरियोमर और डी से डिफरेंट, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। अब देख, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बॉइलिंग पॉइंट भी आती है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो मैं इनको कहीं ना कहीं आइसोलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देख, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनको मैं आइसोलेट कर सकता हूँ, इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ एक दूसरे से, इन आइसोमर्स को, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है।
क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो डिफरेंट है अपनी, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये सब कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन में ऐसे आएगा, अपने को ए और बी दे देंगे, बोलेंगे कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, 2 कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख H को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, क्लॉकवाइज है, R लिख दिया। H को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, क्लॉकवाइज, सॉरी ये भी क्लॉकवाइज है, ये R लिख दिया मैंने। क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसे क्लॉकवाइज चलता है जैसे क्लॉक की सुई चलती है, ठीक है। H को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, क्लॉकवाइज है, R लिख दिया। H को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, एंटी क्लॉकवाइज है, ये देख एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये मैंने S लिख दिया, ठीक है। सर एक कायरल सेंटर, सॉरी एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो गया, पर दूसरे वाले का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर कि जब 2 कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन आए ना और एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो और दूसरे कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए तो अपन क्या बोलते थे, डाइस्टेरियोमर बोलते थे ना, डाइस्टेरियोमर। तो वही तो है ना, सिंपल सी बात है। क्या बोल दूंगा कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है सर, ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, डाइस्टेरियोमर है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से समझ में आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, क्या करना ना, यहाँ पर तुम ऐसे मिरर लगा देना। अब मिरर तुम लगाओगे ना तो मिरर में इसमें और इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो देख सेम टू सेम ही है। पर देख यहाँ पर OH है, पर यहाँ पर भी OH होना चाहिए, मतलब ये जो साथ में दिख रहे हैं ना ये मिरर इमेजेस नहीं है। और मिरर इमेज अगर नहीं होती तो अपनी क्या होती है, डाइस्टेरियोमर ही तो होता है। क्या होता है सर, डाइस्टेरियोमर होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है सर। बाकी जो रियल तरीका है वो ये वाला तरीका है, कौन सा, ये जो मैंने आपको बताया कि एक कायरल कार्बन होगा तो 2 केस बन सकते हैं। अगर दोनों कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन यहाँ का, एक कायरल कार्बन यहाँ का, दोनों की कन्फिग्रेशन सेम होगा तो आइडेंटिकल बोल दूंगा, दोनों का कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगा तो इनएंशियोमर बोल दूंगा। फिर 2 कायरल कार्बन के 3 केसेस मैंने बताए थे। दोनों कायरल कार्बनों का कन्फिग्रेशन सेम हो जाए तो क्या बोलता हूँ सर, आइडेंटिकल बोलता हूँ। एक कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन सेम और दूसरे कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन सेम, तो सॉरी दूसरे कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन डिफरेंट, तो क्या बोल दूंगा, डाइस्टेरियोमर बोल दूंगा। और तीसरे में क्या देखा था मैंने आपको कि दोनों कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन डिफरेंट, दोनों कायरल कार्बन का, तो कहीं ना कहीं क्या बोल दूंगा सर, इनएंशियोमर बोल दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये अपना डाइस्टेरियोमर का मैंने क्वेश्चन किया आपको। अब दूसरा देख, दूसरा एग्जाम्पल देख, ठीक है। कुछ नहीं करना तेरे को, हाइड्रोजन को पकड़ना है, सर इसकी तरफ फेंक दिया, वर्टिकल की तरफ R आ गया। हाइड्रोजन को पकड़ना है, वर्टिकल की तरफ फेंक दिया, कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ गया, उल्टा चल रहा है ना, ऐसा आ गया। हाइड्रोजन को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, ऐसा आ गया। हाइड्रोजन को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, R आ गया। क्लॉकवाइज है तो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसा आएगा। अब देख इधर R था और इधर ऐसा आ गया, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। तो एक कायरल कार्बन का तो बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है, ठीक है। पर दूसरे का देखते हैं, यहाँ ऐसा है तो यहाँ R आ गया। सर जो दूसरा कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया। सर दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और मेरे पास 2 कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन आया था, दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया या फिर अपोजिट हो गया, डिफरेंट हो गया, इनएंशियोमर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, कंपेयर 1 and 2 इनएंशियोमर। इनएंशियोमर कितना सिंपल है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। R ये क्या था अपना, S था, ठीक है। मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब सर देख इनएंशियोमर मेरा आंसर आया। सर इनएंशियोमर का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इनके बीच का मिरर लगा दूं तो क्या ये मिरर इमेज बन जाएगी क्या, तक चेक भी कर ले। देख मिरर लगा दिया तूने तो ऊपर और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देख ऊपर और नीचे हो तो सेम ही है। पर देख अगर Br लेफ्ट साइड है ना तो यहाँ पर भी देख पास है, मिरर के पास होना चाहिए Br दोनों, ठीक है। क्लोरीन मिरर के पास है तो क्लोरीन मिरर के पास है। पर देख हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दूर है तो यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर है। ऐसे तो होता है मिरर में, ऐसे तो होता है मिरर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये मिरर इमेज भी है तो कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो लाजमी था, इनका इनएंशियोमर होना तो लाजमी था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। समझ में आ गया, कितना आसान है यार। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
इनैंशियोमर आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे और जो दोनों कायरल कार्बन थे उनका कन्फिग्रेशन दोनों का अपोजिट आ गया, इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि ये इनैंशियोमर होंगे। ठीक है, अब अगला आता है अपना मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड, सर मीजो कंपाउंड के बारे में अपन पढ़ेंगे अब। ठीक है, ठीक है। अब मीजो कंपाउंड, अब देख सबसे पहले मैंने इनैंशियोमर पढ़ा। इनैंशियोमर के बारे में मैंने बोला कि जो इनैंशियोमर होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है सर। फिर मैंने आपको पढ़ाया डाइस्टीरियोमर, उसमें मैंने आपको पढ़ाया ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड याद रखना हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते। अभी हमने थोड़ी देर ऊपर भी पढ़ा था कि यहाँ पर जो नेट रोटेशन होती है ना सर वो जीरो होती है। और नेट रोटेशन जीरो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन मतलब घर के अंदर की बात है, मतलब घर के अंदर में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इनकी नेट रोटेशन कितनी हो गई, जीरो हो गई। और एक्सटर्नल कंपेंसेशन मतलब घर के बाहर कुछ हुआ तब जाके घर में प्रभाव पड़ा और घर की रोटेशन क्या हो चुकी है, नेट रोटेशन जीरो हो गई। पर यहाँ पर इंटरनल रोटेशन के कारण जीरो हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं अपना जो स्ट्रक्चर था इनके अंदर की कमी रही होगी, कुछ ना कुछ अंदर ही खेल हुआ होगा जो इनके घर के अंदर ही हुआ होगा, जिसके कारण इनका नेट रोटेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नेट रोटेशन जीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये इसका मतलब है नेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितना हो गया, जीरो हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देख, एच को पकड़ा वर्टिकल की तरफ फेंका सर, आर आ गया। एच को पकड़ा वर्टिकल की तरफ फेंका तो कहीं ना कहीं ये क्या आ गया, ऐसा आ गया। सर एक ही कंपाउंड था, उसमें एक कायरल कार्बन का कहीं ना कहीं आर आ रहा है और एक कायरल कार्बन का कहीं ना कहीं एस आ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें आर आ रहा है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ फेंका होगा, क्लॉकवाइज फेंका होगा। और एस वाला आ रहा है मतलब इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ फेंका होगा, एंटी क्लॉकवाइज फेंका होगा। सर +5 -5 जीरो होता है, तो यहाँ पर जितना प्लस में रोटेट हुआ ना उतना ही माइनस में रोटेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नेट रोटेशन कितनी हो गई, जीरो हो गई। और यहाँ कहीं ना कहीं मैंने दो कंपाउंड बनाया क्या, नहीं सर एक ही कंपाउंड बनाया। इनके जो घर था ना एक ही कंपाउंड के अंदर ही कहीं ना कहीं आधा जो ऊपर वाला कायरल कार्बन है वो ऐसा रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जो नीचे वाला कायरल कार्बन है वो एस मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है भाई। तो कहीं ना कहीं एक ही कंपाउंड के अंदर की बात है, घर के अंदर की बात है, इंटरनल कंपनसेशन के कारण नेट रोटेशन जीरो हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगर तुमको डिफिनेशन चाहिए तो ये लिखी हुई है, द कंपाउंड इन विच अपर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल कैन कैंसल द रोटेशन ऑफ लोअर हाफ। ऊपर आर आ गया, नीचे एस आ गया। सर अपोजिट रोटेशन होएगा कि नहीं होगा, होगा सर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी नेट रोटेशन। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल कंपनसेशन के कारण हुई है, इसलिए मैं इसको बोल दूंगा मीजो कंपाउंड। मतलब जब एक कंपाउंड हो और उसमें जो दो कायरल कार्बन हो ना उनका कन्फिग्रेशन क्या हो, अलग अलग हो, तो मेरा क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा वो। नेट रोटेशन यहाँ पे जीरो हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। बिल्कुल कहानी अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। अब एक बात और बताऊं मैं तुमको, मैं बोल सकता हूँ क्या कि मीजो कंपाउंड कैन ओनली ऑकर वेयर दो कायरल कार्बन, जहां कम से कम दो कायरल कार्बन होने चाहिए। अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा तो कहां से होगा भाई मीजो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है वो नीचे वाले कायरल कार्बन की अपोजिट रोटेशन रखेगा। मतलब ऊपर वाला अगर आर होगा तो नीचे वाला एस आना चाहिए, ऊपर वाला अगर एस होगा तो नीचे वाला आर आना चाहिए। तो जब एक ही कायरल कार्बन होगा तो फिर कैसे खेलेंगे अपन, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि एक कायरल कार्बन वाले में मीजो कंपाउंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक कायरल कार्बन होगा तो कभी भी मीजो अपना नहीं होने वाला। अगर एक कायरल हुआ तो मीजो अपना कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात। देख मैंने आपको इनैंशियोमर पढ़ाया, आपने अच्छे से सीख लिया, एक कायरल सेंटर वाला भी और दो कायरल सेंटर वाले भी कैसे कैसे खेलना है अपने को आता है। फिर मैंने आपको डाइस्टीरियोमर पढ़ाया, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको मैंने मीजो कंपाउंड पढ़ाया, ये भी आप अच्छे से पहचानना जानते हो। कोई एक कंपाउंड आपको दे रखा हो, उसमें जो ऊपर वाला कायरल कार्बन है उसकी रोटेशन और नीचे वाले कायरल कार्बन की रोटेशन अपोजिट हो, मतलब कन्फिग्रेशन अपोजिट हो जाए। ऊपर वाला आर आ जाए, नीचे वाला एस आ जाए, ऊपर वाला एस आ जाए, नीचे वाला आर आ जाए, मतलब दोनों कायरल कार्बन की कन्फिग्रेशन अपोजिट हो जाए ना, तो तुमने क्या बोलना है सर, तुम बोल देना कि यहाँ पर नेट रोटेशन जीरो होने वाली है इंटरनल कंपनसेशन के कारण। तो जैसे ही तुमने ऐसा बोला तुम बोल दोगे कि ये मीजो कंपाउंड है। ये क्या है सर, मीजो कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने दे रखा था ये क्या था, अपना टारटरिक एसिड था, तो इसको अपन बोलते हैं मीजो टारटरिक एसिड। ठीक है, अभी आप ये ध्यान मत रखना कि टारटरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और अगर आप रख पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना जब हम बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको रटना ही पड़ेगा। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये सारे स्ट्रक्चर हम याद करेंगे वहां पे। ठीक है,
अब आता है अपना आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है, जैसा इधर वैसा ही इधर। आइडेंटिकल मतलब कोई दिक्कत नहीं। और आइडेंटिकल वाले जो होते हैं ना, ये अपने होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ये अपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनैंसियोमर पढ़ा सबसे पहले, ऑप्टिकली एक्टिव था सर, ठीक है। फिर अपने डाइस्टेरोमर पढ़ा, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। फिर मीजो कंपाउंड पढ़ा सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर होमोमर्स और आइडेंटिकल अब हम पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद अपन पढ़ने वाले रेसिमिक मिक्सचर, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देख आइडेंटिकल या होमोमर कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तू देखना, ऊपर COH, ऊपर COH, ऊपर नीचे COH, नीचे COH, राइट में OH, राइट में OH, राइट में OH, राइट में OH, लेफ्ट में H, लेफ्ट में H, लेफ्ट में H, लेफ्ट में H। अरे सर ये तो दोनों जैसा ये था वैसे ही बगल में रख दिया खड़ा करके, तो सर आइडेंटिकल ही तो है यार, आइडेंटिकल ही है। यहाँ पर मुन्नी और बगल में मुन्नी खड़ी कर दी, तो दोनों बराबर ही तो हैं। अगर दोनों अलग अलग होते तो फिर खेल खत्म हो जाता, ठीक है। पर दोनों सेम सेम रख दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल ही तो है यार, मुश्किल थोड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा तो कंसेप्ट से चलो, कंसेप्ट से चलो। कंसेप्ट क्या बोलता है कि हाइड्रोजन को पकड़ना है, वर्टिकल की तरफ फेंका, R हो गया। हाइड्रोजन को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, S हो गया। हाइड्रोजन को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, R हो गया। हाइड्रोजन को पकड़ा, वर्टिकल की तरफ फेंका, S हो गया। तो देख सर R का R आ गया, सर S का S आ गया। कन्फिग्रेशन दोनों कायरल कार्बन का सेम आ रहा है ना, तो जब सेम आता है कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन, दोनों कायरल कार्बन का सेम आ गया यहाँ पर, क्योंकि दो कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन दे रखा था, तो क्या होगा, आइडेंटिकल ही तो होगा, आइडेंटिकल ही तो होगा। ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे, अब मैं आपको उनको अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो R का R आ गया, S का S आ गया, मतलब सेम टू सेम कन्फिग्रेशन है, तो क्या बोलूंगा, आइडेंटिकल ही तो बोलूंगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोमर्स। ये दोनों A और B आपस में क्या है, होमोमर्स हैं, यानी आइडेंटिकल है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेट रोटेशन होती है वो भी कितनी होती है, 0 होती है। कहीं और पे भी नेट रोटेशन 0 हुई थी क्या, यस सर, मीजो कंपाउंड में। पर मीजो कंपाउंड में नेट रोटेशन 0 हुई थी बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। यहाँ पर नेट रोटेशन 0 होती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है। मतलब घर के बाहर की बात चली, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण घर में कहीं ना कहीं नेट रोटेशन क्या हुई, 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, 50% डी हो जाता है, 50% एल हो जाता है, स्मॉल डी स्मॉल एल। स्मॉल डी मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे, और स्मॉल एल मतलब लीवो रोटेटरी, मतलब जिसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो 50% अगर राइट तरफ रोटेट हो रही है, 50% लेफ्ट तरफ रोटेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं 0 ही तो होगा नेट रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर अपने को 2 कंपाउंड लेने पड़ेंगे। मिजो में तो कहीं ना कहीं एक ही था, एक ही कंपाउंड के अंदर एक R आ गया और एक S आ गया, तो यहाँ पर अपने को 2 लेने पड़ेंगे, जैसे A और B। तो A का भी मैंने x मोल ले लिया और B का भी मैंने x मोल ले लिया, मतलब दोनों का मुझे बराबर मोल लेना पड़ेगा। बराबर मोल मैंने ले लिए। अब देख, अब देख, अब देख इसमें कैसे रखूंगा मैं, रुक जा। 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको दूंगा, 3 नंबर इसको दूंगा, 4 नंबर इसको दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, ठीक है। ये करना तो आपको आता होगा ना, मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया यार, ठीक है। तो चौथा नंबर, मतलब जो चौथा नंबर है वो मेरा कहीं ना कहीं हॉरिजेंटल लाइन में, मतलब गंदी बात है, 3 2 1 चलूंगा। 3 2 1 ये सर, ये R आ गया। इसमें देख, इसमें भी हॉरिजेंटल लाइन में आ गया 4th नंबर, तो कहीं ना कहीं गंदी बात है, 3 2 1 चलूंगा। 3 2 1 ये है, मतलब इधर R है और इधर क्या आ जाएगा, ऐसा आ गया, इधर इधर ऐसा आ गया, ठीक है। R मतलब समझ में आ गया तुमको, उधर R आ गया, इधर ऐसा आ गया, मतलब कन्फिग्रेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। कन्फिग्रेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। और मतलब एक ही कायरल कार्बन था और उनकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब यहाँ पर इनैंसियोमर नहीं बन रहा, क्या इनैंसियोमर नहीं बन रहा। और इनैंसियोमर का जब मैं इक्वल अमाउंट ले लूंगा ना, इक्वल अमाउंट, जितना x मोल इधर लिया उतना ही मोल इसके लिए लिया, तो इसको अपन बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, समझ में आ गया। 2 इनैंसियोमर इन इक्वल अमाउंट, 2 इनैंसियोमर को इक्वल अमाउंट में तू ले लेगा ना, तो तेरा रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। समझ में आ गया तेरे को। और जब तेरे को इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो तेरे को बिल्कुल क्वेश्चन से पता ही लग जाएगा, तो उसको उसकी लैंग्वेज पढ़ के कि ये आंसर क्या इसका आने वाला है, रेसिमिक मिक्सचर आने वाला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रखे तुमको, ठीक है, A और B, इनके बीच का रिलेशन निकालना है। इधर R आ गया और इधर S आ गया, मतलब कन्फिग्रेशन अपोजिट है,
तो अपोजिट कन्फिग्रेशन में अपन बोलते हैं इनैंसियोमर, ठीक है। पर इनका तेरे को अगर इक्वल मोल दे रखा है, इक्वल मोल दे रखा है, जितना इसका मोल उतना ही इसका मोल, 3 मोल इसका तो इसका भी 3 मोल, मतलब बराबर, दोनों को बराबर अमाउंट ले रखा हमने। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है ना वो आएगा अपना रेसिमिक मिक्सचर। अपोजिट कंसेंट्रेशन भी आ जाए और दोनों का अपने को इक्वल मोल भी लेना है, तो आंसर आने वाला है अपना रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपोजिट कन्फिग्रेशन है तो यहाँ पर इंटरनल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट रोटेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और नेट रोटेशन 0 हो गई। पर यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड है तो यहाँ पर एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलूंगा मैं, नेट रोटेशन 0 बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। और एक ही कंपाउंड होता, उसमें 2 कैरियल कार्बन है, ऊपर वाला R आ गया, नीचे वाला S आ गया। एक ही कंपाउंड में अलग अलग कंफिग्रेशन हो जाए तो उसमें बोलूंगा नेट रोटेशन 0 बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपेंसेशन, तो वहां पर आता है मीजो कंपाउंड। पर ये हो गया अपना रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब देख इनैंसियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों के बराबर मोल चाहिए, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए, इनैंसियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना है ना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रेसिमाइजेशन बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देख, अब मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर है मेरे पास, मतलब ये इनैंसियोमर है और इनके इक्वल मोल भी है, इक्वल अमाउंट है। अब इनको मुझे सेपरेट करना है एक दूसरे से, सेपरेट करना है एक दूसरे से, तो मैं उसको बोलता हूँ सेपरेट करने के तरीकों को रिजोल्यूशन। क्या बोलता हूँ, रिजोल्यूशन। सेपरेट करने के तरीकों को क्या बोलता हूँ, रिजोल्यूशन बोलता हूँ, ठीक है सर। अब देख, तो रिजोल्यूशन के लिए कुछ तरीके हैं, मतलब मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ रेसिमिक मिक्सचर के दो कंपाउंड, इनके दो जो इनके यूनिट्स है ना, उनको मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, बाई बायोलॉजिकल मेथड, बाई केमिकल मेथड, बाई मैकेनिकल मेथड एंड बाई क्रोमेटोग्राफी। इनके बारे में तुमको पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि मैं 4 तरीकों से रिजोल्यूशन कर सकता हूँ। रिजोल्यूशन कर सकता हूँ मतलब रेसिमिक मिक्सचर के दोनों बंधों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रिजॉल्व्ड, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो, पर इसका अगर मैं हिंट दूं तुमको, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पता है, ये बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है मेरे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना तो उसी को तो तू रिजॉल्व कर सकता है, उसी को तो तू रिजॉल्व कर सकता है। क्योंकि ये जो रेसिमिक मिक्सचर का खेल था, ये तूने कहाँ पढ़ा, ये तूने कहाँ पढ़ा, इनैंसियोमर में पढ़ा। तो इनैंसियोमर तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही तो होते हैं मेरे भाई, इनैंसियोमर में हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन को तू ऐसे पढ़ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव तुझे ढूंढना है, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव का कंडीशन क्या था कि अगर एक कैरियल सेंटर हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा कैरियल सेंटर हुए ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तब जाके ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा रखा है। एक है अपना 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन बना दिया मैंने तेरे को, 1 पे क्लोरीन लगा दिया। 1 पे अगर तूने क्लोरीन लगा दिया और वैलेंसी तूने अगर पूरी करनी है ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। सर इसके पास, इस कार्बन के पास 2 तो हाइड्रोजन हो गए, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता, ये भी कायरल कार्बन नहीं, और इसके पास तो 3 होंगे, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। मतलब इस कंपाउंड के पास 1 क्लोरोब्यूटेन के पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। और एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा देख, 3 क्लोरोपेंटेन, मिथिप्रोप ब्यूट पेंट, और 3 पे क्लोरो लगा दिया तूने। अब देख, एक इस पे हाइड्रोजन लगाएगा। अब देख, अलग अलग, पर यहां से तो सेम हो गए ना, यहाँ से इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो ये अपना कायरल कार्बन नहीं है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास कायरल कार्बन हो, तो एक भी कायरल कार्बन का नहीं होना मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं। तीसरा ऑप्शन देख, 2 मिथाइल पेंटेन, पेंट बना दिया तेरे को, 2 पे मिथाइल लगा दे, ठीक है। अब देख, इधर क्या होगा, H होगा सर, अलग 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 और इधर अलग। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये अपना कायरल कार्बन है, यस सर। ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ये कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। मतलब जो ये अपने पास 2 मिथाइल पेंटेन है ना, इसके पास एक कायरल कार्बन होगा, और एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास सिर्फ एक कायरल कार्बन होना, वो क्या होता है, अपना ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, ऑप्टिकली एक्टिव निकालना था। समझ में आ गई बात,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से बिल्कुल स्मूथली सब जा रहा होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं होने वाली। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, इनको कैसे काउंट करना है। याद है जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पढ़ाया था तो उसके लास्ट टॉपिक में आपको यही बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वैसे सिमिलरली अब हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आप ये थोड़ा सा 15-20 मिनट का और लेक्चर देख लोगे ना तो आपको किसी भी कंपाउंड में किसी भी मॉलिक्यूल में आप बता सकते हो देख के चंद सेकंडों में कि इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने वाले हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो देख यहाँ पर जो खेल है ना वो सेम टू सेम लगभग काफी सिमिलरली 80% सेम उसी की जैसा है जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखा था मैंने। वहां पर भी 2 केस आए थे, यहाँ पर भी 2 केस है। पहला केस जैसे वहां पर था सेम टू सेम वही केस है। अगर सिमेट्री नहीं हुई तो वहां पर था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, यहां पर होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। फॉर्मूला भी सेम है भाई, फॉर्मूला भी सेम है, पर वहां पर n का मतलब क्या था, n का मतलब था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग Gi, तो यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। मान ले जो तेरे पास कंपाउंड है उसमें सिमेट्री नहीं है और उसमें तेरा एक कायरल कार्बन होगा तो तूने 2 की पावर 1 कर देना है। उसमें तेरा 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 2 कर देना। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो जो अपना पहला केस है वो तो सिमिलरली वही केस है जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखा था, ठीक है सर। अब दूसरा केस देख, दूसरा केस क्या है, अगर सिमेट्री हो जाए तो ठीक है। तो यहां पर वापस से वही केस कि n, अब जो अपना n है, n क्या है अपना नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अब वो इवन भी हो सकते हैं, इवन मतलब 2 4 6 8, ठीक है। और वो अपने ऑड भी हो सकते हैं, जैसे 3 5 1 7 9, ये सब अपने ऑड नंबर्स हैं। तो अगर इवन नंबर हुए तो जैसा फॉर्मूला वहां पर था सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी चिपका दे। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ठीक है। और n अगर ऑड हुए तो वहां पर फॉर्मूला क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। पर इसमें क्या करना है, सिर्फ आगे का पार्ट, जो आगे का पार्ट था, मतलब ये वाला जो पार्ट है आगे का, वही लिखना है बस, पीछे कुछ नहीं होता इसके, बस पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तो और सिंपल हो गया फॉर्मूला, बस 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, ठीक है। तो अगर ऑड हुए, सिमेट्री मिल गई और कायरल सेंटर्स तेरे ऑड हुए, कायरल कार्बन ऑड नंबर में हुए, ठीक है, तो 2 की पावर n-1 लगा देना, तेरे ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल। अगर फॉर्मूला भी क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और फॉर्मूला मैंने आपको कैसे ध्यान रखना है वो आपको मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में समझाया था। अगर इवन होगा तो कैसे याद करना है और ऑड होगा तो कैसे ध्यान रखना है आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास अब कुछ एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपन इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में ये पूछा गया है, ठीक है सर, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 वैलेंसी तो सेम है, 3 तो इनके पास हाइड्रोजन ही है। कायरल कार्बन अपन वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी क्या अपनी अलग अलग है। यहाँ पर तो 3 तो इनके पास हाइड्रोजन ही है, ये कायरल कार्बन नहीं है। अब देख ये है क्या, यस सर, क्योंकि देख अलग 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 और चौथा ये अलग, पूरा चारों वैलेंसी अलग है भाई। तो कहीं ना कहीं ये अपना क्या है, कायरल कार्बन है। और वैसे सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो ये भी अपना क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। तो इसमें कितने कायरल कार्बन हो गए, कितने कायरल कार्बन हो गए सर, 2 कायरल कार्बन हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें सिमेट्री है या नहीं है। अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं ना तो जैसा तुमको ऊपर दिख रहा है वैसे ही सेम टू सेम नीचे दिख रहा है क्या, नहीं भाई, ऊपर OH है, यहाँ कहीं तुमको OH दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है। और सिमेट्री जब नहीं होती, सिमेट्री जब नहीं होती तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख ऊपर देख, जब सिमेट्री नहीं होती, ये देख नहीं है सिमेट्री, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। सर n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन्स, सॉरी नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हैं, यहाँ पर 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 कर दे, आंसर तेरा आ गया 4। मतलब 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने वाले हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ये देख अपन, ये देख
इसको, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं करनी। इसको पकड़ा मैंने, ये कायरल कार्बन है क्या सर? अलग 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 और चौथा इतना बड़ा अलग, ये कायरल कार्बन है। यस सर है। नीचे वाले को देखते हैं अपन सर, अलग 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 और ये इतना बड़ा अलग, तो ये भी अपना कायरल कार्बन है। ठीक है, तो वापस कितने कायरल कार्बन हो गए? 2 कायरल कार्बन हो गए। पर यहाँ पर अगर मैंने देखा तो देख, जैसा ऊपर है वैसा सेम टू सेम नीचे है। देख OH OH, CH3 CH3, H H, मतलब यहाँ पर सिमेट्री है, यहाँ पर सिमेट्री है, सिमेट्री है। अब देखते हैं अपन कि N की वैल्यू कितनी आ रही है। N की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है ना। एक तो ये है N है अपना कायरल कार्बन, और एक अपना ये कायरल कार्बन है। तो N कितना अपना 2, और 2 अपना कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। तो 2 की पावर n-1 2 की पावर 2-1 हो गया, प्लस 2 की पावर 2/2-1। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2/2 कितना होता है? 1 - 1 कितना होता है? 0। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, और 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। और 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया अपना। मतलब जो ये अपने को स्ट्रक्चर दे रखा था, इसके अपने 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला देख अपना, ये अपना, ठीक है सर। ये अपना, ठीक है। अब देख, अगर मैं इसको यहां पर लाइन खींच दूं ना ऐसे, ठीक है, तो जो लाइन में आते हैं तुमको पता है पहले से, उनको काउंट तो नहीं करते हैं। तो ऊपर देख, जैसा ऊपर है वैसा सेम टू सेम नीचे है। मतलब यहाँ पर सिमेट्री है कि नहीं है? सिमेट्री है अपनी कि नहीं है? सिमेट्री तो है अपनी। ठीक है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, और ये भी कायरल कार्बन है अपने। यहाँ पर 3 कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है। N की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3 हो गई। 3 अपना कैसा नंबर है सर? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर n कितना है यहाँ पर? 3 - 1 कितना हो गया? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। समझ में आ गया? अब देख, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, मतलब अभी अप्रैल शिफ्ट का, अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट का जेईई मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है ये, और क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने को कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करो, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करो। काउंट ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है सर। अभी हाल फिलहाल का, कुछ महीने, 2-3 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना होता है, पहले देखते हैं अपन की सिमेट्री है या नहीं है। तो कहीं से भी काट, तू यहाँ से काट, तो जैसा तुझे इधर दिख रहा है वैसा तुझे उधर दिख रहा है क्या? नहीं सर, सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे में भी काटेगा तो जैसा तुझे ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो कहीं भी काट ले, सिमेट्री तो दिख ही नहीं रही, सिमेट्री तो दिख ही नहीं रही, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री तो नहीं है पहली बात। और सिमेट्री नहीं होती तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो मतलब अब अगर मुझे नंबर ऑफ कायरल कार्बन पता लग गए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख, ये तो नहीं होने वाला क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 2 इसके पास हाइड्रोजन होंगे, और कायरल कार्बन होने के लिए चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 अगर हाइड्रोजन हो जाएंगे तो कैसे कायरल हो जाएगा वो? तो वैसे ही सिमिलरली ये भी नहीं हो पाएगा, 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 ये भी नहीं हो पाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है भाई, ये तो नहीं हो पाएंगे, तो फिर हो कौन पाएंगे सर? देख, ये हो जाएगा, क्योंकि देख अलग, फिर इसको मैं ऐसे काटूं, ठीक है, एक इसके पास हाइड्रोजन होगा अलग, और एक इधर अलग, और एक इधर से इतना बड़ा अलग। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा अपना, एक अपना ये हो जाएगा देख, क्योंकि एक इसके पास हाइड्रोजन होगा अलग, और एक इधर से अलग, इधर से भी अलग, क्योंकि इधर ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, और एक पीछे से अलग। समझ में आ गया? चारों जो वैलेंसी है इसकी क्या है? अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जब कायरल कार्बन निकालने सिखाए थे वहां पर कराए थे यार। ठीक है, तो ये अपना कायरल हो गया। सिमिलरली ये भी अपना कायरल हो जाएगा, ये भी अपना कायरल हो जाएगा, और ये भी अपना कायरल हो जाएगा। तो इसमें कितने कायरल कार्बन हो गए? 5 कायरल कार्बन हो गए। तो 2 की पावर क्या रख दे? 2 की पावर 5 कर दे। 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 5 बार लिख दिया मैंने देख। तो देख 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 दूनी 32। तो आंसर तेरा आ जाएगा 32। ये मार दिया तूने टिक। तो बिल्कुल मतलब 5 से 10 सेकंड का तेरा ये क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। बिल्कुल आसान, मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो चाहे तू किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, तो तेरे आंसर
तेरा आंसर चंद सेकंडों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक है, पूरी फिजिकल, अपने को बिल्कुल कहानी की तरह समझनी है यार। कहीं पे लोड अगर ले रहा हूं मैं तो फिर दिक्कत है यार। अगर मैं कहीं ना कहीं आलस लेके पढ़ रहा हूँ या फिर सोच रहा हूँ कि यार जल्दी से लेक्चर खत्म हो जाए, सर ने लेक्चर ज्यादा बना दिए, सर ने बहुत लंबा लेक्चर बना दिया, ये अगर मेरे को टेंशन दे रही है बातें ना, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत है मतलब। और अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आप एक लेक्चर देखने के बाद आपको जो दूसरा लेक्चर है उसके लिए कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हो रही है दूसरे लेक्चर में क्या होगा, तब आपको बिल्कुल मजा आ रहा है लेक्चर करते हुए, तब आपको जो चैप्टर है या जो सब्जेक्ट है उसमें मजा आ रहा है। और ये आना चाहिए, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी जाके आपको चैप्टर में और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वापस क्वेश्चन पूछा गया था आपको जेईई मेंस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें इसमें अपना सिमेट्री है या नहीं है। अगर सर मैं इसको ऐसे काटूं तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे है क्या? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो जैसा इधर है वैसा उधर है क्या? नहीं है सर। यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, कहाँ कहाँ सिमेट्री है? कुछ भी सिमेट्री नहीं है इसमें। ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री पता है ना क्या था, कैसे होता है? जो इधर वो सेम टू सेम अपोजिट होना चाहिए। बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल करा रखे हैं यार, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो मैंने बोल दिया सर सिमेट्री नहीं है। और सिमेट्री जब नहीं होती तो सिंपल फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का, 2n। तो n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो देख, ये कार्बन कायरल है, देख ब्रोमीन अलग, हाइड्रोजन अलग, और इसको मैं ऐसे करूंगा सीधा अपोजिट, इधर अलग इधर अलग। मतलब चारों वैलेंसी इसमें सर अलग अलग है। चारों वैलेंसी क्या सर? अलग अलग है। मतलब ये कायरल कार्बन है। इसमें देखूंगा अगर अलग अलग, और ये ऐसा किया मैंने तो उधर अलग इधर अलग। ये भी अपना कायरल कार्बन है, ये भी अपना कायरल कार्बन, ये भी अपना कायरल कार्बन है, और ये भी अपना कायरल कार्बन था। अब इस कार्बन को देखो मैं, इधर CH3 इधर OH, और इसको सीधा सीधा ऐसे किया मैंने, इधर अलग, क्योंकि यहाँ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन है। अब देख यहाँ पर भी क्लोरीन हो जाता ना, तब नहीं होता, क्योंकि जैसा उधर वैसा इधर सिमिलर हो जाता, पर इधर क्लोरीन है उधर ब्रोमीन है तो दिक्कत है। तो मतलब चारों वैलेंसी अभी भी क्या है इसकी? अलग अलग है। तो ये भी अपना क्या हो गया? कायरल कार्बन हो गया। इसमें चेक करो सर, इसके पास 2 तो हाइड्रोजन होंगे, नहीं होगा। सर इसके पास 2 तो हाइड्रोजन होंगे, नहीं होगा। सर इसके पास 2 तो हाइड्रोजन होंगे, नहीं होगा। मतलब सिर्फ सर 3 कायरल कार्बन है। तो 2 की पावर 3 लिख दे। 2 की पावर 3 मतलब आंसर आ जाएगा तेरा 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, आंसर आ गया तेरा 8। ठीक है, मतलब अगर तूने कंसेप्ट तेरे को पता है ना, और तेरे को कायरल कार्बन निकालने आते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। आराम से फॉर्मूला लगाएगा और 5-6 सेकंड में तेरा आंसर आ जाएगा। चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, AIEEE का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो यार। ठीक है, अब AIEEE का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना 2 क्लोरोबुटेन। 2 क्लोरोबुटेन, ठीक है, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए देख 2 नंबर पे क्लोरीन लगाना है, 2 पे क्लोरीन लगा दिया। वैलेंसी पूरी करने के लिए H3 कर दिया, इधर H कर दिया, इधर H2 कर दिया, इधर H3 कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले सिमेट्री है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ से काटूं ना तो देख जैसा इधर है वैसा उधर है क्या? नहीं सर, यहाँ पर कहीं भी सिमेट्री नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन भी तो लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर यहाँ पर भी क्लोरीन लगा होता और यहाँ से मैं काटता तब ये जाके सिमेट्री हो जाती। ठीक है, पर क्लोरीन तो सिर्फ एक ही लगा हुआ है, सिमेट्री मेमेट्री कुछ नहीं है सर। सिमेट्री नहीं है सर, सिमेट्री नहीं है। तो देख ले फॉर्मूला क्या आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2n। n का मतलब क्या हुआ सर? n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कायरल कार्बन। सर ये कायरल कार्बन नहीं है सर, ये है, क्योंकि देख एक इसमें H लगा हुआ है, एक इसमें CH3 लगा हुआ है, एक इसमें क्लोरीन लगा हुआ है और एक इसमें इथाइल लगा हुआ है। तो चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपना कायरल कार्बन है। ये नहीं है, ये अपना है। ये भी नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। मतलब सिर्फ एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है सर? 2 होता है। मतलब जो 2 क्लोरोबुटेन है ना, ये AIEEE में पूछा गया था। इसमें कहीं ना कहीं कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने वाले हैं? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके बनेंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो देख मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने सिखा दिए, आते हैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने किए। मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने सिखा दिए, आपको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना कि फाइंड हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? अबे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स होता है Gi प्लस OI।
GI प्लस OI, तो तुमको इनको कैलकुलेट करना है, तेरा आंसर आ जाएगा। इनको तुमको कैलकुलेट करना है, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी इसके ऊपर भी मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आऊंगा जहां पर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक इससे आ रखे हैं ना स्टीरियो आइसोमर से, उन सबको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। कंसेप्ट अपन पढ़ाऊंगा पहले आपको, फिर कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, ताकि तुमको स्टीरियो आइसोमर्स का भी अगर कोई कलेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको तुम आराम से लगा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का यहाँ पर चैप्टर अच्छे से, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो टॉपिक था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मैंने हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया, चाहे छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, और बिल्कुल बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको पढ़ाया है। उसके साथ मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई है, ताकि आपका पूरा हाथ अच्छे से साफ हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी आपको बहुत अच्छे से मजा आया होगा। और अब आपका पूरा आइसोमरिज्म का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ाया, आपको मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ाया, आपको मैंने GI पढ़ा दिया, आपको मैंने OI पढ़ा दिया, सारा खत्म करा दिया आपको। अब मैं आपको एक PDF दूंगा, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें कलेक्टिव सारे आइसोमरिज्म, कोई सा भी आइसोमरिज्म हो उसका कलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो वो आपने लगा दिया, फिर आपका आइसोमरिज्म नीट 2025 के लिए पैक हो जाएगा। बाकी लेक्चर से रिलेटेड कोई आपको डाउट हो या कोई कंफ्यूजन माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।